उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे इंडिया के जो एफर्ट्स हैं, स्पेसिफिकली नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इंडिया के एफर्ट्स देखेंगे, राइट। उसके बाद हमें करना है क्लाइमेट फाइनेंसिंग और लास्ट में करेंगे क्लाइमेट जस्टिस। तो मैं सारों के नोट्स लिखाऊंगा क्योंकि आपके लिए रिक्वायर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अगर कोई थक जाते हुए कुछ हो जाता है ना, डोंट वरी अबाउट इट, अब बाद में लेकिन नोट्स फिनिश कर लेना। आई विल फिनिश द होल थिंग टुडे, जैसे भी हो जाए, जितना टाइम लगे विल टेक इट कंप्लीटली फिनिश इट ऑफ, ठीक है। ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन। कॉप 28 का हमने पहले फिनिश किया था ग्लोबल एडेप्टेशन तक, ठीक है। आउटकम्स जो भी नंबर है आप नंबरिंग डाल लेना अगला वाला, ओके। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम देयर। हमने कूल प्लेज वगैरह किया था फ्रेंड्स, कूल प्लेज के बारे में, कूल प्लेज, कूल कोalition हमने किया था। थैंक्स देव भाई, यू वेरी काइंड। टेकिंग क्लास इंस्टेड ऑफ फीवर एंड हेडेक, रेस्ट करिए पवन, ऐसा क्या है। व्हेन यू फील बेटर, क्योंकि थोड़ा समझने वाला है पवन, तो व्हेन यू फील एकदम 100% एफिशिएंसी ना, तब थोड़ा इस क्लास को लेके बैठना, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे क्लाइमेट फाइनेंस कि कॉप 28 में क्लाइमेट फाइनेंस को लेके क्या क्या किया गया, ब्रीफ पॉइंट्स लिखेंगे बस, नंबर 1, ठीक है। साथ साथ लिखते चलेंगे फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पे लिखिए कि एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, एनसीओजी, ऐसे लिखिए एनसीओजी, जिसे हम कहते हैं न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, ठीक है। ये किया गया था यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का। उनके हिसाब से टोटल डेवलपिंग कंट्रीज, अगर आप ग्लोबल मैप देखोगे ना, तो ऑब्वियसली आपका ग्लोबल नॉर्थ है और एक ग्लोबल साउथ है। तो बेसिकली जो डेवलपिंग नेशंस आपके लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, जहां जहां की पॉवर्टी है, तो उनका कहना है, यूएनसीटीएडी का कहना है कि क्लाइमेट फाइनेंस कहां तक चाहिए। उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया, ओके। सो यू नीड टू नो दिस एस्टिमेट। They have said that the developing nations should pay at least $500 billion to the developing countries. ऐसे लिखो, $500 billion, डॉलर 500 बिलियन को पहले लिखते हैं, this is 5 by the way, $500 billion, it should be transferred by the developing nations, by the developed nations to the developing nations. Okay, नोट्स लिखेंगे गाइस, नोट्स के बगैर नहीं तो आप बहुत मतलब ये डिफिकल्ट है कर पाना, to the developing nations. Okay, और क्लाइमेट फाइनेंस के हिसाब से अगर आप देखोगे, नंबर 2 लिखिए इधर, नंबर 2 क्लाइमेट फाइनेंस के हिसाब से, ओके। तो इसके हिसाब से इनका जो कहना है कि इवेंचुअली हमें इसका ब्रेकअप कैसे करना है, अंडरस्टैंड करना थोड़ा ध्यान से, कि ये जो $500 बिलियन है, ये कैसे ब्रेकअप किए जाएंगे, डॉलर 500 बिलियन, हाउ विल दिस बी ब्रोकन अप, ओके। तो यहाँ पे लिखिए $500 बिलियन में सबसे पहले मिटिगेशन के लिए 250 बिलियन, देखना कैसे सब कुछ कवर हो जाएगा। यहाँ पे मिटिगेशन के लिए $250 बिलियन देना है, अडेप्टेशन के लिए डॉलर 100 बिलियन लिखिए, अडेप्टेशन के लिए डॉलर 100 बिलियन, एंड नंबर 3 लिखिए $150 बिलियन फॉर लॉस एंड डैमेज। ये हम समझेंगे लॉस एंड डैमेज क्या होता है, 250, 350, 150, ठीक है। ये 500 बिलियन हमने पूरा दिया। अब यहाँ पे लिखिए क्लाइमेट फाइनेंस, वैसे तो हम इसका भी और आपको नोट्स लिखाएंगे, पर यहाँ पे लिखिए बस क्लाइमेट फाइनेंस इक्वल्स टू ग्रीन क्लाइमेट फंड प्लस ग्लोबल एडेप्टेशन फंड प्लस लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। तो हमें तीनों को डिटेल में जानना है कि इनका क्या काम है, कहाँ पे क्या काम आएगा, एवरीथिंग वी नीड टू नो रिगार्डिंग दिस। राइट दिस डाउन वेरी क्विकली फ्रेंड्स। इज मनी नेसेसरी टू रिमेंबर? एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट यू कि आप इतना तो याद रखो कि सबसे ज्यादा पैसा किसको आवंटित हुआ है, किसको ज्यादा एलोकेट हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा मिटिगेशन में गया है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, कल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, रिमेंबर फ्रेंड्स, कि इवन दो कॉप 27 तक सारा हमारा फोकस मिटिगेशन पे था, और कॉप 27 के बाद एडेप्टेशन पे हमने ग्लोबल कम्युनिटी ने फोकस डाला। पर पैसे के आवंटन जब देखोगे ना, तो आप समझ सकते हो कि अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द पैसा इज गोइंग टू एड्रेसिंग द रूट कॉज, मतलब क्या, जीएचजी के एमिशंस को हटाने के लिए, ना कि एडेप्टेशन के लिए। और लॉस एंड डैमेज को ऑब्वियसली नंबर 2 पे रखा गया, एडेप्टेशन इज लास्ट, समझ रहे हो। तो इवन व्हाई आप जानते हो व्हाई इज इट कि एडेप्टेशन में सबसे कम पैसा है अभी फिलहाल, व्हाई, बिकॉज़ द बेनिफिट्स आर लोकल, ठीक है। जो भी फायदा है ना उसका लोकल बेनिफिट्स है, तो इसलिए कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो पैसा देने से कतराती है इसमें, ऐसे समझिए इसको। आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स? थोड़ा ध्यान देना प्लीज, सॉरी लिखिए, ठीक है। हाउ यू हैव टू, यू डोंट नीड टू रिमेंबर, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि इवेंचुअली हाउ आर थिंग्स मूविंग द वे दे आर, ठीक है। हवा की रुख किस साइड जा रही है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए नंबर, जो भी सब पॉइंट है, आई थिंक दिस मस्ट हैव बीन पॉइंट, सब पॉइंट डी या कुछ रहा होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ई, लेट्स गो फ्रंट, लेट्स गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ई में। अब हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल कॉप 28 का सबसे बड़ा आउटकम, व्हिच इज लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज का अर्थ क्या है गाइस? काहे का लॉस एंड डैमेज, किस चीज का लॉस एंड डैमेज की हम बात कर रहे हैं? I'm not taking any questions really, Aditi. First we have to finish because there is nothing that I'm discussing that is extremely difficult. What I suggest is कि आप notes लिखिए पहले, नहीं तो नहीं हो पाएगा, we are behind schedule. What is loss and damage fund? अर्थ क्या है लॉस एंड डैमेज का? हम किस चीज का लॉस और किस चीज का डैमेज का बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, बताइए क्या लगता है आपको? लिखिए लिखिए, लॉस एंड डैमेज का अर्थ पहले आपको समझना चाहिए कि कौन सा लॉस का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए लॉस एंड डैमेज रेफर्स टू द, हम ऐसे लिखेंगे एलएनडी, लॉस एंड डैमेज फंड, इट रेफर्स टू द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऐसे लिखो, इट रेफर्स टू द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, the negative consequences of climate change and the risks that arise from it, and the risks that arise from it. ऐसे समझो, कोई भी क्लाइमेट चेंज की, जैसे सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं ना फ्रेंड्स, ऐसे देखिए, क्लाइमेट चेंज के चलते एक चीज तो क्या हुआ कि आप मिटिगेशन में पैसा दे रहे हो, मतलब आप जीएचजी एमिशंस को घटाने के काम के लिए खर्चा कर रहे हो। देखना गाइस, इजीली समझ जाएंगे आप, करेक्ट। दूसरा हम कह रहे हैं कि हम अडेप्टेशन में पैसा लगाएंगे, व्हिच मींस कि हम इफेक्ट को एड्रेस करेंगे, करेक्ट। और तीसरा क्या है, द लॉस एंड डैमेज फंड, उसने क्या है कि जो आए दिनों जो सारे हमारे कैलामिटीज होते रहते हैं, हरिकेन हो, साइक्लोन हो, सुनामी हो, जो भी हो रहा है, पीपल लूजिंग होम, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स, अब वो उसका कौन करेगा इवेंचुअली भरपाई। और आप पूछोगे भाई मतलब इतना बड़ा खर्चा होता है क्या? तो ऐसे देखो कि एक पर्टिकुलर एरिया है, फॉर एग्जांपल थिंक ऑफ से कंट्री लाइक सोमालिया, ठीक है। उसके पास ऐसे ही पैसे नहीं है, ऊपर से अगर उसको मान लो कि साइक्लोन आ गया और कुछ भी ऐसा नेचुरल कैलामिटी आ गया, तो क्या उसके पास पैसे हैं कि वो फिर से कुछ बना पाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं। तो विच इज व्हाट यू फाइंड कि उसको पैसा लेना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान में रखना कि हमारे जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो पैसा देती हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या वर्ल्ड बैंक हो, जितने भी मल्टीलैटरल बैंक्स हैं, उनका मेन मुद्दा क्या है कि वो अपने इंटरेस्ट्स को पहले प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल
जब हम 1991 की बात करते हैं गाइस, थोड़ा इकोनॉमिक्स का हिस्ट्री में चलते हैं। जब 1991 में मॉनेटरी फंड इंडिया के साथ डील कर रहा था, हाँ कि हम आपको पैसे देंगे, उन्होंने क्या इंसिस्ट किया था हमको बताइए? 1991 में उन्होंने क्या इंसिस्ट किया था कि आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस लानी पड़ेंगी। बताइए, रिमेंबर आप जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो कि आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी लाना पड़ेगा। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि इवेंचुअली अगर आप आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के साथ इस तरह की कोई भी नेगोशिएशंस में घुसते हो तो व्हाट यू फाइंड इज कि ये कंडीशंस अप्लाई के साथ पैसे देते हैं। ठीक है, अब आप समझो कैसे ये कंडीशंस अप्लाई के साथ पैसे देंगे। इसलिए आप देखोगे कि सर्टेन कंट्रीज आर मच मोर लाइकली एंड विलिंग टू गो अहेड एंड नेगोशिएट विद चाइना। आज हम चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की जब बात करते हैं, आप लोग काफी दफा आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे उसमें, तो अर्थ क्या है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का? ऐसे कैसे हो सकता है कि सारी कंट्रीज चाइना की तरफ भाग रही है? क्योंकि चाइना जब पैसा देता है तो वो कंडीशन अप्लाई नहीं देता इस तरह का कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। इसलिए मेनी कंट्रीज डोंट वांट टू गो अहेड एंड नेगोशिएट विद द आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, क्योंकि वो सॉवरेनिटी उसका थोड़ा सा इंपीड हो जाता है, थोड़ा इरोड हो जाता है। ऐसे समझिए। अब जब हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो मान लीजिए आईएमएफ के पास सोमालिया गया पैसा मांगने को, ठीक है। अब एक चीज होता है इकोनॉमिक्स में पढ़े हो, एक चीज होता है लोन और एक होता है ग्रांट। हमको बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में, लोन और ग्रांट में? लोन मतलब आप भी जैसे बैंक से अगर लोन लेते हो, होम लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, आपको वापस चुकाना पड़ता है, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, करेक्ट? लोन आपको रिटर्न करना पड़ता है। ग्रांट क्या है? जो एक फ्री का मनी है, ठीक है, आपको वापस नहीं करना है। तो अब देखो आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ क्या करते हैं, स्पेसिफिकली नॉट डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक क्या करते हैं, ये देते हैं लोन। ठीक है, अब आप समझो सोमालिया जैसा कंट्री ऐसे ही पहले तो पुअर है, ऊपर से कैलेमिटी आ गया, अब पैसे नहीं है, पैसे मांगने को वो जा रहा है, तो उसको ऑफर किया जा रहा है कि हाँ भाई आप लोन लो। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है मोजाम्बिक का साइक्लोन एग्जांपल। ठीक है, तो एक थोड़ा पॉइंट्स लिखते हैं, चलिए यू विल अंडरस्टैंड क्या सीन है। यहां पे लिखिए, I'll give it the whole notes to you ताकि आपको ना आंसर्स में एविडेंस भी आप लिख पाओगे। यहां पे लिखिए लॉस एंड डैमेज की साइड में लिखिए लॉस एंड डैमेज टू हेल्प कंट्रीज डेवलप रेजिलियंस आफ्टर नेचुरल डिजास्टर्स और आफ्टर क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स कर दो, क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। ओके, नेक्स्ट लिखिए नंबर 2। हम आपको सारे पॉइंट्स लिखा देते हैं यहाँ पे। नंबर 2, नंबर 2, अच्छा लॉस एंड डैमेज फंड का रिस्पांसिबिलिटी, लॉस एंड डैमेज फंड का रिस्पांसिबिलिटी जो है, ठीक है, इसको दिया गया है वर्ल्ड बैंक को। ओके, यहाँ पे लिखिए पॉइंट नंबर 3 लिख लो पहले, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए, देन राइट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, लिखा गाइस, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, पॉइंट नंबर 3। However, there are many issues. अब we will write down the issues. However, there are many issues. Next लिखिए नंबर 4, क्या क्या इश्यूज हैं विद क्लाइमेट फाइनेंसिंग? इश्यूज विद क्लाइमेट फाइनेंसिंग नंबर 1, देखो गाइस जहां भी पैसे का बात आता है सबसे पहला प्रॉब्लम होता है हु पेज। ठीक है, सारे विश्व के नेशंस हैं, हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे चाइना, यूएस, ये सारे बड़े पोल्यूटर्स रहे हैं, एमिटर्स रहे हैं, पर एट द सेम टाइम आप ये भी देखोगे कि यूएस का पर कैपिटा इनकम चाइना का पर कैपिटा इनकम अभी कंपेरेबल नहीं है। चाइना को अभी भी डेवलपिंग नेशन कहा जाता है, तो कायदे के हिसाब से चाइना को पैसा नहीं देना चाहिए, विच इज द प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे लिखिए द लैक ऑफ कंसेंसस has been reflected in several reports by UNEP। अब इसके कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं, यूएनईपी के कौन कौन से रिपोर्ट्स होते हैं? सबसे पहले लिखिए ग्लोबल अडैप्टेशन रिपोर्ट, ग्लोबल अडैप्टेशन रिपोर्ट। नंबर 3 एमिशंस रिपोर्ट, लिखिए ग्लोबल अडैप्टेशन रिपोर्ट, ग्लोबल एमिशंस रिपोर्ट, लिखते चलिए फटाफट क्योंकि आज तो लिखल पड़ी। ओके, ग्लोबल अडैप्टेशन रिपोर्ट, ग्लोबल एमिशंस रिपोर्ट, और तीसरा कौन सा रिपोर्ट होता है फ्रेंड्स? हमको बताइए, किसी को जहन में है तो जल्दी से बताओ, पढ़ा होगा कभी, बताइए कौन सा थर्ड गैप है? एक है ग्लोबल अडैप्टेशन रिपोर्ट, एक एमिशंस गैप रिपोर्ट, सॉरी एमिशंस गैप रिपोर्ट, तीसरा कौन सा है जो यूएनईपी का मेजर रिपोर्ट रहता है? नॉट कीपिंग इट कूल बाबू, कीपिंग इट कूल तो हो गया, ठीक है। हाउएवर देयर आर मेनी इश्यूज, उसके बाद हम इश्यूज लिख रहे हैं। थर्ड पॉइंट ये देखिए, हमने बस इतना लिखा हाउएवर देयर आर मेनी इश्यूज, लॉस एंड डैमेज और क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर क्या क्या इश्यूज हैं तो वो हम नोटिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हमने सबसे पहले कि लैक ऑफ कंसेंसस है, कौन पैसा देगा, ठीक है। इसमें लिखिए यहाँ पे प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। पॉइंट नंबर 2 लिखिए लैक ऑफ कंसेंसस है। नंबर 2 द साइंस ऑफ एट्रीब्यूशन, ऐसे लिखो द साइंस ऑफ एट्रीब्यूशन। इसका अर्थ क्या हुआ साइंस ऑफ एट्रीब्यूशन? एट्रीब्यूट का अर्थ क्या होता है? किसी को क्रेडिट देना, हमको बताइए। एट्रीब्यूशन का अर्थ क्या होता है? किसी को क्रेडिट देना। तो बस वही बात है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर आपका क्लाइमेट रिलेटेड कैलामिटी हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2-3 सालों पहले आपने देखा होगा कि 1/3 ऑफ पाकिस्तान जो था वो पूरा फ्लडेड था, ठीक है। अब पाकिस्तान अगर आज के टाइम जाके बोलता है कि हमें भाई लॉस एंड डैमेज से आप पैसा दो, ठीक है, तो सबसे पहला सवाल उठेगा कि द साइंस ऑफ एट्रीब्यूशन की पाकिस्तान ने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये फ्लडिंग इवेंट जो हुआ था ये डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के चलते हुआ था। दूसरा कि अगर आप एट्रीब्यूट कर भी लेते हो कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज के चलते हुआ था, आप कैसे फिंगर पॉइंट कर सकते हो से यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर या फ्रांस के ऊपर या यूके के ऊपर कि हाँ भाई इनके एमिशंस के चलते हुआ था? समझ रहे हो? सो दिस इज द प्रॉब्लम, द साइंस ऑफ एट्रीब्यूशन। इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1 बिहाइंड द नेचुरल इवेंट, बिहाइंड द नेचुरल कैलामिटी, कैसे आप लिंक करोगे कि हाँ भाई नेचुरल कैलामिटी के चलते मेरा वो पर्टिकुलर इवेंट हुआ। और दूसरा which country is responsible, country or group of nations is responsible। ओके, थर्ड लिखिए यहाँ पे, देखिएगा आप कितना आसान हो जाएगा। अब हमने पैसा रेज कर लिया है, चलो एट्रीब्यूशन भी हो गया कि भाई पैसे भी आ गए, चलो एक साइंटिफिक मैकेनिज्म भी हमने डेवलप कर लिया कि हाँ भाई लाइक अ पर्टिकुलर क्लाइमेट रिलेटेड कैलामिटी इज अ रिजल्ट ऑफ से क्लाइमेट चेंज। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर सी,
पॉइंट नंबर सी आता है हु गेट्स पेड, द मैकेनिज्म ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिखिए द मैकेनिज्म ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लियर अनक्लियर। कि आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, आप इतने बड़े बड़े फंड्स बता दिए 500 बिलियन यूएस डॉलर्स, सेम एग्जांपल आप लो कि पाकिस्तान का फ्लड हुआ, आप पाकिस्तान को जाके फॉर एग्जांपल 1 बिलियन यूएस डॉलर्स देते हो। अब क्या गारंटी है कि पाकिस्तान उसको से टेररिज्म में नहीं लगाएगा या उसके वेपन्स नहीं खरीदेगा, क्या गारंटी है कि वो पैसा जाके फाइनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, सिर्फ हवा हवाई बातें चल रही हैं, समझ लो। तो लिखिए द मैकेनिज्म ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये डिसाइड होना बाकी है अभी तक। इसके लिए अभी अगले कॉप में इनफैक्ट जनवरी में एक मीटिंग होनी है, उसके बाद अगले कॉप तक ये मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा। तो लिखिए कॉप 29 सम प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड। अभी क्या हुआ, अभी बस हमने लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज कर दिया कि हाँ भाई ये फंड है, पर वो अगेन कागज पे है। आर यू गेटिंग इट? अभी कोई ऐसा मतलब उसको ये नहीं कह सकते कि दिस इज लाइक अ वर्किंग फंड। हां, लिखिए इसको पूरा चीज, कोई डाउट हो तो आप हमको पूछो इसके बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एनी क्वेश्चंस राइट नाउ, आई बी हैप्पी टू आंसर, बताइए। कॉप 27 में इंट्रोड्यूस हुआ था, कॉप 28 में जाके ये फाइनलाइज हो गया, ठीक है, फाइनलाइज हो गया। सर प्लीज एक्सप्लेन ए। देखिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग में हमने भी डिस्कस किया कि वहां पे 500 बिलियन यूएस डॉलर्स का उन्होंने बात किया है। लॉस एंड डैमेज फंड के, लॉस एंड डैमेज फंड में उसने बोला है कि हम आपको कुछ पैसा देंगे, 150 मिलियन डॉलर्स, बिलियन डॉलर्स, एडेप्टेशन में 100 बिलियन देंगे, मिटिगेशन में 250 बिलियन देंगे, बहुत बड़े बड़े सम्स है ना। तो अब आप सोचो, अभी आपका यूएस भी है उस लिस्ट में। यूएस का आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे वो विड्रॉ कर गया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से, ठीक है। जो बाइडेन के टाइम पे वापस आ गए। यूएस थोड़ा सा नॉन कमिटल है, बाकी कंट्रीज यूएस का लीड फॉलो करती हैं। तो अब क्या हो रहा है कि आप डिसाइड नहीं हो पा रहे कि पैसा कौन देगा भाई, कौन कितना पैसा देगा, क्या इंडिया भी पैसा देगा इसमें, क्या चाइना देगा, क्या रशिया देगा, हम सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड का देख रहे हैं। मेजर फाइनेंसियर्स जो है, वेंचर फंडिंग कौन करेगा इसका, वो क्लियर नहीं है। चलो वेंचर फंडिंग कर भी लिया, पैसा किसी तरह से चंदा उठा भी लिया, पर अब उसके बाद मुद्दा आता है कि अब साइंस ऑफ एट्रीब्यूशन कि भाई एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ, तो हम कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्लाइमेट चेंज के चलते हुआ, करेक्ट, क्या है, डायरेक्ट लिंकेज है क्या कुछ, हाँ इनडायरेक्ट लिंकेज तो फिर हर इवेंट साइंस के क्लाइमेट चेंज के चलते हो रहा है, वैसे थोड़ी ना होगा। और नंबर 3 कि हम कैसे बताएंगे कि किसको कितना पैसा मिले, और अगर दे भी दिया पैसा आपने तो ट्रांसपेरेंसी कैसे आप इंश्योर करोगे सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे सॉवरेन नेशंस हैं, ये एक लिमिट तक आप इनको पुश कर सकते हो, उसके बाद नहीं हो सकते, क्योंकि सॉवरेनिटी भी एक चीज होती है, लक्ष्मीकांत में बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, करेक्ट। तो दिस इज इन शॉर्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग दैट यू आर सपोज्ड टू फेस। सर लिखिए, लेट मी हैव सम वाटर मीनवाइल, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट बस, ये लिख लीजिए प्लीज, उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सब हेडिंग दे दीजिएगा आप, उसके बाद नेक्स्ट सब हेडिंग दे दीजिए 500 बिलियन इनफ टू टैकल क्लाइमेट चेंज, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट आप देखोगे ना कि काफी सारे रिपोर्ट्स इंडिपेंडेंट वाले जो हैं वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि आपको ट्रिलियंस में पैसा चाहिए होगा। ये जो आप कर रहे हो ये बहुत इनएडिक्वेट है, इससे कुछ नहीं होना जा रहा है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे ना कि मैंने आपको बताया जैसे स्मॉल आइलैंड स्टेट्स जो है हमारे, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, फिजी, मालदीव्स, सेशेल्स, जितने सारे हैं, ये सारे वर्कआउट कर रहे थे, इनको तो कॉन्फिडेंस पे भी नहीं रखा गया, क्योंकि वो जान रहे हैं ना कि मतलब ये छलावा हो गया उनके साथ, धोखा हो गया थोड़ा सा। क्लास के अलावा हम आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ओके। कैन यू एक्सेस माय ज्योग्राफी लेक्चर्स, मेंटर से बात कीजिए, वो आपको एक्सेस करा देंगे, क्योंकि उनके पास ही होता है ये सारी रिस्पांसिबिलिटीज, मेरा बस रिस्पांसिबिलिटी क्लास का है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो वहां पे सीसी लिख रहे हैं प्लीज ऐसे मत करिए, स्पैम ना करो गाइस। लिखिए नंबर 5 वहां पे ग्लोबल रिन्यूएबल्स, ग्लोबल रिन्यूएबल्स प्लस एनर्जी एफिशिएंसी, इसको लेके भी एक डेवलपमेंट था, सिंपल एक पॉइंट है यहाँ पे, लिखिए यहाँ पे ग्लोबल रिन्यूएबल प्लस एनर्जी एफिशिएंसी को लेके क्या था यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया हम लोग ट्रिपल करेंगे, 3 टाइम्स, 3x ट्रिपलिंग ऑफ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी विल बी ऑब्जर्व्ड बाय द ईयर 2030। प्लीज इसको मिस्टेक मत करना, फॉसिल फ्यूल वाला लंबा है, रिन्यूएबल वाला शॉर्ट टर्म टारगेट है, भूलेंगे नहीं आप, ओके। एंड दूसरा एनर्जी एफिशिएंसी को हम डबल करेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी को हम 2 टाइम्स करेंगे, ओके। विल बिकम मच मोर एनर्जी एफिशिएंट, 2% से हम इंप्रूव करेंगे, अभी 2% पे है, हम 4% पे लेके जाएंगे बाय द ईयर 2030, ठीक है। नंबर 6 वो कूल कोलिशन वाला पॉइंट यहाँ लिखिए, कूलिंग प्लेज प्लस कूल कोलिशन, ठीक है, राइट। और लास्ट में नंबर 7 लिखिए आपका न्यूक्लियर एनर्जी को भी हम ट्रिपल करेंगे। देखिए फॉसिल फ्यूल से सारा मन हट रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी को भी अब 3 टाइम्स किया जाएगा ग्लोबली, ओके। व्हाट डू आई एक्सप्लेन इन दिस, ग्लोबल रिन्यूएबल्स, रिन्यूएबल सेक्टर को हम ट्रिपल करेंगे, दैट इज ऑल, सिंपल इंग्लिश। एनर्जी एफिशिएंसी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बताइए। एनर्जी एफिशिएंट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, आपके घर में एलईडी बल्ब लगता होगा, पहले कुछ और बल्ब लगता होगा, क्यों लगा रहे हैं, ताकि आपका कार्बन फुटप्रिंट घटे, करेक्ट। तो जितना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होंगे आप, उतना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट घटेगा आपका, वही तो ट्राई कर रहे हैं ना, तो इसलिए तो ये है टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। हां, कार्बन फुटप्रिंट घटेगा तो आपका एमिशंस घटेगा, कॉमन सेंस है ना फ्रेंड्स। हमने तो सारे फंडामेंटल्स डिस्कस किए हैं, आपको जोड़ना है गाइस बस। एनर्जी एफिशिएंसी क्या होता है कि कितने हीट में कितना एनर्जी यूज करके आप कितना वर्क प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो। तो यू वांट समथिंग दैट कंज्यूम्स लेस एनर्जी एंड प्रोवाइड्स मोर हीट, मोर एनर्जी, मोर वर्क, है कि नहीं फ्रेंड्स, ऐसा तो डिफिकल्ट चीज नहीं था ये, ओके। न्यूक्लियर एनर्जी 3 टाइम्स। नाउ वंस यू हैव डन दिस देन लेट्स गो फॉरवर्ड एंड टेक टू द नेक्स्ट वन, चलिए फटाफट। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कॉप हम विल गो बैक टू आवर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, कॉप 21 आर्टिकल 21, नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे, नेक्स्ट कॉप 21 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, स्टार्ट राइटिंग फ्रेंड्स, ठीक है। ये फर्स्ट लाइक मेजर या लैंडमार्क इनिशिएटिव टू डील विद क्लाइमेट चेंज, नंबर 2 मेजर या लैंडमार्क इनिशिएटिव टू डील विद क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसमें लिखिए इट रिप्लेस्ड क्योटो प्रोटोकॉल, नंबर 3
इट रिप्लेस्ड क्योटो प्रोटोकॉल। ओके, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम लिखो यहाँ पे, जो आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम गाइस, अगर आप चैट में लिख रहे हो मतलब आप नोट्स नहीं लिख रहे हो, सिंपल है। यू शुडंट हैव टाइम टू प्ले चैट राइट नाउ। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम लिखिए वहाँ पे, ठीक है। टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा ना, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर आर्टिकल आया था कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो हमारा टारगेट है वो हम 100% मिस कर जाएंगे। तो वो टारगेट कब सेट हुआ था? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, ठीक है। इसमें लिखिए टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस सो एज टू रिड्यूस ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज, और लिमिट लिख लीजिए, सो एज टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज टू अंडर 2 डिग्री सेंटीग्रेड। दो टेम्परेचर से हम आपको दोनों लिखना है, टू अंडर 2 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद एक टर्म लिखिए यहाँ पे, अबव, so as to limit global temperature increase to under 2 degree centigrade, okay, above pre-industrial levels, above pre-industrial levels, ये important term है guys, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल्स हम बेसिकली 1950 के आसपास का हम बेंचमार्क मांग रहे हैं, ठीक है। विथ एन अल्टीमेट गोल, ऐसे लिखो यहाँ पे, विथ एन अल्टीमेट गोल टू कीप द टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लिखिए, ठीक है। और ये टारगेट हमने दिया है अपने आपको रीच करने के लिए, जीएसजी वाला टारगेट बाय 2100। इसका अर्थ क्या है कि ग्लोबली हम जब 1950 का हम जो टेम्परेचर देख रहे हैं, रिमेंबर गाइस हमने आपको क्या कहा था कि ये जो हम सी सरफेस ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर हम देख रहे हैं जो इंक्रीज हो रहा है, क्या ये नेचुरल साइकिल से पॉसिबल नहीं था? हमारा आप दोनों ने डिस्कस किया था कि हाँ होता तो है, पर ये रेट ऑफ इंक्रीज जो है अचानक से जो इंक्रीज हो रहा है इस रेट से नहीं होता है, करेक्ट। तो विच इज व्हाट द पॉइंट इज, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंक्रीज बहुत ज्यादा है टेम्परेचर का, तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बनाया। उसके अंदर क्या था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स मतलब 1950 के पहले जो भी टेम्परेचर रहा होगा, ओके, उसके मुकाबले 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमें उसके बिलो रखना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें रखना ही है। साइंटिस्ट का अगेन व्हाट दे हैव एक्सप्लिसिटली मेंशन कि अगर हम ये टारगेट मिस कर जाते हैं तो हमारे लिए कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या कि आपका फूड शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज, डेजर्टिफिकेशन, लार्ज स्केल चेंजेस इन लैंड, ऑल ऑफ दैट इज एक्सपेक्टेड अगर हम ये टारगेट मिस कर जाते हैं। आर यू गेटिंग इट? व्हिच इज व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉइंट बी लिखिए यहाँ पे, ये लिखिए तो आगे बढ़ते हैं। प्लस मेक श्योर यू नोट दिस, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ये है, व्हाट्स डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिसेंटली एक एस्टिमेट डाला है। आप अगर हिंदू वगैरह पढ़ते होंगे या अगर मैं आपको दिखा दूं क्या गाइस, ऐसा है ना, अब आपको करंट अफेयर्स एकदम साथ साथ लेके चलना है। अब जो भी टॉपिक्स हम कर रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्टैटिक सब हम जोड़ रहे हैं, आपका स्टैटिक मोरल सब प्रिपेयर्ड है, आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स से जोड़ना है। हाँ ये देखिए 17 मई का ये आर्टिकल है, देखो ये डब्ल्यूएमओ क्या कह रहा है। Now you will be able to understand global temperatures likely to breach 1.5 degree Celsius limit for the first time in the next 5 years. पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर जो हमने अग्री किया था कि हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक हम मैक्सिमम लिमिट कर देंगे, वो टारगेट तो हम 100% मिस कर रहे हैं। ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। अब पॉइंट बी लिखिए यहाँ पे, लेट्स गो फॉरवर्ड एंड राइट पॉइंट बी। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो निकल के आया was the intended nationally determined contributions, ऐसे लिखिए, intended nationally determined contributions। इसका अर्थ क्या है? हाँ जी, इसका अर्थ क्या है? इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये क्या है मुझे बताइए। फर्स्ट लिखिए, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट लीगली बाइंडिंग। नेक्स्ट लिखिए, मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखाता हूं फिर कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि आईएनडीसी एग्जैक्टली है क्या। इसमें समझो एक बात, हर कंट्री एक कमिटमेंट कर रहा है, ओके, और वो कमिटमेंट वो खुद तय कर रहा है, समझ रहे हो। लिखिए, आईएनडीसीज आर कमिटमेंट्स मेड बाय कंट्रीज, लिखिए, कमिटमेंट्स मेड बाय कंट्रीज, मेड बाय कंट्रीज, इंडिविजुअल कंट्रीज at global level, at global level about their actions, policies designed to combat climate change, ठीक है, designed to combat climate change। climate change, next point लिखिए। सोचिए इंडिया ने अपना एक आईएनडीसी सबमिट किया, वो भाई ऑब्वियसली लीगली बाइंडिंग नहीं है, इंडिया ने खुद अपना तय किया है, खुद पहुंचने का कोशिश करेगा, करेक्ट। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से सोचो बस, ओके। लिखिए पहले, देन विल गो फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखो आईएनडीसी जो है, आईएनडीसीज आर पार्ट ऑफ, अब ये मत पूछना कि सर ये क्या है, यूएनएफसीसी फ्रेमवर्क, यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क, ये हमने कल डिस्कस किया था। यूएनएफसीसी क्या है, रियो 92 के बारे में हमने देखा था कि वहां से ये उभर के निकला। हमारी भी है ना कमिटमेंट गौरव, हम आपको भी बताएंगे इंडिया के क्या क्या कमिटमेंट्स है, वो पंच अमृत का बात होगा उसमें, अभी करेंगे ना हम, आप समझोगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। अब लिखिए इंडियाज आईएनडीसी, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के क्या क्या आईएनडीसीज हैं, तो लिखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज
INDC, हर कंट्री डाल रहा है, ठीक है, अपना अपना गोल्स बेसिकली। तो यहाँ पे लिखिए इंडियाज इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन नंबर 1, ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा। बस इसमें समझो ऐसा है, पंच अमृत स्ट्रैटेजी बाय इंडिया, पंच अमृत स्ट्रैटेजी बाय इंडिया। 5 कंपोनेंट्स हैं हमारे, जैसे कि आप नाम से समझ गए होंगे। ओके, फर्स्ट लिखो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी में, जिसे कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, तो हम रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपैंड करेंगे और 500 गीगावाट वर्थ का हम एनर्जी जनरेट करेंगे यहाँ से, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी को हम 500 गीगावाट का हम एनर्जी जनरेट करेंगे। कौन से साल तक करेंगे फ्रेंड्स, हमको बताइए। रिन्यूएबल्स का कौन सा साल चल रहा है, 2030 से 2050। अभी देखो कैसे याद करना है आपको। रिन्यूएबल्स हमेशा शॉर्ट टर्म होंगे, फॉसिल फ्यूल्स कोल जो कि ऑलरेडी एक सिस्टम बैठा हुआ है फ्रेंड्स, डीजल पेट्रोल के सिस्टम बैठे हुए हैं, वो सिस्टम को तोड़ने के लिए टाइम दिया है, पर नए सिस्टम को लगाने के लिए टाइम नहीं है, 7-8 साल बस, 2030 तक। वेरी नाइस, गुड, याद रखो ये चीज गुड कि रिन्यूएबल्स के लिए शॉर्ट टर्म है, जो सिस्टम बैठा हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है, उसको तोड़ने के लिए 20 साल और दिया हुआ है, 2050 तक, ठीक है। सेकंड लिखिए हमारे एनर्जी का बास्केट में, एनर्जी बास्केट में अगर देखोगे तो इनका कहना है प्राइम मिनिस्टर का कि रिन्यूएबल्स को हम 50% अपना हम दे देंगे, 50% ऑफ द बास्केट बाय 2030। देखो 2030 है वो लास्ट वाला, ठीक है। आपका फॉसिल, आपका एनर्जी बास्केट में क्या क्या आता है, फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी होता है ना, कोल, गैस, ऑयल, हाँ, तो उसी बास्केट में आप कह रहे हैं कि हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी का कंपोनेंट जो है अब हम बढ़ा देंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए थर्ड, हमारे कार्बन एमिशंस को हम रिड्यूस करेंगे। ऑब्वियसली ये सब करोगे तो कार्बन एमिशंस तो रिड्यूस होनी है, तो कार्बन एमिशंस को हम रिड्यूस करेंगे, कितने से रिड्यूस करेंगे, कितने से रिड्यूस करेंगे, ये लिखिए पहले, इंपॉर्टेंट है। द कार्बन एमिशंस आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 1 बिलियन टन, 1 बिलियन टन से हमें रिड्यूस करना है, ये हमने खुद डिसाइड किया, किसी ने हमें बोला नहीं है, 1 बिलियन टन से हमें रिड्यूस करना है, और ये करना है वंस अगेन 2030 तक। फोर्थ, 1 2 3, हाँ, चौथा लिखिए कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी, कार्बन इंटेंसिटी इसको हम घटाएंगे बाय 4%। देखिए कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन, नहीं, कार्बन इंटेंसिटी, कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन बाय 45%, करेक्ट, 45%, हाफ कर रहे हैं बेसिकली ऑलमोस्ट। ओके, और लास्ट वन जो आप सबको पता होगा कि इंडिया अब नेट जीरो टारगेट कर रहा है, कौन से साल तक गाइस, बाय विच ईयर इंडिया इज टारगेटिंग नेट जीरो, क्या हम पहुंच जाएंगे 2070, एक्सीलेंट, गुड। इसको कहते हैं हम पंच अमृत स्ट्रैटेजी, ये हमारा INDC का सबसे बड़ा भाग है। ओके, हमको एक बात बताइए, टोटल अगर आप देखोगे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जिसमें कि आपका थर्मल भी है, ऑयल बेस्ड भी है, गैस बेस्ड भी है और रिन्यूएबल भी है, हमारा रिन्यूएबल का कितना परसेंटेज अभी नेशनल लेवल पे, हमको बताइए फ्रेंड्स, हम रिन्यूएबल से कितना हम निकाल रहे हैं, हाउ मच ऑफ पावर आर वी जनरेटिंग फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, रफली नॉन फॉसिल फ्यूल अगर मैं कहूं तो 10%, 20%, 30%, 23%, लिखिए उधर। नॉन फॉसिल फ्यूल से हम निकाल रहे हैं रफली अराउंड 41%, ओके, और रिन्यूएबल से निकाल रहे हैं रफली अराउंड 28%, ओके, रिन्यूएबल से निकाल रहे हैं 28% और नॉन फॉसिल फ्यूल्स से हम निकाल रहे हैं रफली 42% के आसपास। ये फिगर याद रखना, स्पेशली रिन्यूएबल वाला याद रखना कि हम 28% ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, 28% के आसपास है, ओके, 28%। अब बताइए गाइस, मैं योर होमवर्क, क्योंकि मैं कुछ चीज आपके लिए छोड़ूंगा, तो मुझे बताइए नेक्स्ट स्लाइड पे वेरी क्विकली मुझे बताइए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। 5 पॉइंट जल्दी जल्दी बताओ तो मुझे, क्या क्या सिग्निफिकेंस लग रहा है आपको, क्यों सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए ये गोल्स, एक बार गोल्स आपके सामने रख रहा हूं, फिर से मुझे बताओ प्लीज। एक्सप्लेन पॉइंट 2, दिस इज द डेफिनेशन, नो, इज द डेफिनेशन कमिटमेंट्स मेड बाय इंडिविजुअल कंट्रीज, वो क्या है, आपने कमिट किया ना, ये पंचअमृत हमारा कमिटमेंट है, करेक्ट। हमने डिसाइड किया कि भाई हम अब फॉसिल फ्यूल से हट के हम रिन्यूएबल्स में ज्यादा लगाएंगे, वही तो है, और क्या उसमें कार्बन इंटेंसिटी आपको जानना है भाई। कार्बन इंटेंसिटी क्या होता है कि आप कितना ज्यादा, ऐसे सोचो कितना ज्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो सो एज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल वही है। इंटेंसिटी क्या होता है, लिखिए, राइट डाउन, आई थॉट यू गाइस हैड योर फंडामेंटल्स क्लियर। कार्बन इंटेंसिटी लिखो, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड टू जनरेट यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, 1 किलोवाट को जनरेट करने में कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ड्यू टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड टू जनरेट यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, लिख लीजिए, रिलीज्ड टू जनरेट यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, 1 किलोवाट को प्रोड्यूस करने में आपने कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया, तो उसको हम घटा के हम करना चाह रहे हैं 45% तक। मतलब क्या हो रहा है, ऐसे समझो ना गाइस, फॉसिल फ्यूल से हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, साथ ही हम कह रहे हैं कि हम ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल करेंगे, तो अर्थ क्या है कि आपका एमिशंस घटेगा, मतलब हमारा कार्बन इंटेंसिटी घटेगा, ऑफ कोर्स। अब हम कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमी से हम रिन्यूएबल इंटेंसिव इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वही तो है। हमको बताइए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फ्रेंड्स, चलो बताइए व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस वेरी क्विकली। पहली बात ये समझो आप, और आप क्या एग्री करोगे कि हम लोग जो है फिलहाल एक डेवलपिंग नेशन है, हमारे अपने एनर्जी नीड्स हैं, सिक्योरिटी नीड्स हैं, उसके बाद भी इंडिया का एक रिस्पांसिबल रवैया देख रहे हो आप, लिखिए इधर, राइट डाउन। In spite of being a populous country, India has displayed responsibility in its approach to energy. Think of it. हम अपने से चढ़ के बोल रहे हैं, हम अपने से आगे से आके बोल रहे हैं, हाँ भाई हम कम करेंगे, कोई टेंशन नहीं। We will take all the steps that is required कि हम कार्बन एमिशंस घटाएं, GHGs घटाएं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम करें। डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन फॉसिल, एनसीईआरटी देखिए, बेसिक्स अब हम डिस्कस नहीं कर सकते फ्रेंड्स, अब हम लोग बहुत हाई लेवल पे चले गए, अब हम आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पढ़ाने बैठेंगे तो फिर क्या पॉइंट रहा, तब ज्योग्राफी क्लास वही ना, आपने सारे लोगों ने शायद ज्योग्राफी का लेक्चर्स पूरा नहीं हुआ या पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा नॉलेज गैप लेके चल रहे हो आप लोग। लिखिए वहाँ पे नंबर 2,
इट अलाइंस विथ मिशन लाइफ, अलाइंस विथ मिशन लाइफ, प्राइम मिनिस्टर का पेट प्रोजेक्ट है ये मिशन लाइफ। क्या है मिशन लाइफ? ऐसा समझो, मिशन लाइफ इंडिविजुअल बिहेवियरल चेंज लाने के लिए है, ठीक है? कि आप अब फॉर एग्जांपल कभी मैकडॉनल्ड्स वगैरह केएफसी वगैरह गए होंगे, पहले प्लास्टिक के स्ट्रॉज रहते थे, आजकल वो पेपर वाले देते हैं जो 5 मिनट में सॉगी हो जाते हैं। तो क्या है, बिहेवियरल चेंज ला रहे हैं आप, लोगों में आप प्लास्टिक की तरफ से आप हटा रहे हैं, यू आर वीनिंग पीपल ऑफ प्लास्टिक। तो दिस इज देखिए मिशन लाइफ टू डू विद इंडिविजुअल बिहेवियरल चेंज, इंडिविजुअल बिहेवियरल चेंज। देखिए कंट्री के तौर पे हम चेंज ला रहे हैं और इंडिविजुअली हम चेंज ला रहे हैं। नंबर 3, सॉरी नंबर 3, ठीक है, इंडियाज ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी इज टाइम स्पेसिफिक एंड अकाउंटेबल। हमने टाइम गोल, टाइम अपना वो डाला हुआ है कि हम 2030 तक ये सब करेंगे, नेट जीरो 2070 तक पहुंचेंगे। एक इंट्रिंसिक अकाउंटेबिलिटी हमारे सिस्टम में है, करेक्ट? प्लास्टिक बैग बैन, वेरी नाइस, ठीक। ओके, एंड नंबर 4 लिखिए, इम्पेटस ऑन ग्रीन जॉब्स, सस्टेनेबल जॉब्स, ठीक है, इम्पेटस ऑन ग्रीन जॉब्स, सस्टेनेबल जॉब्स। चलिए फिफ्थ वाला आप लिखेंगे, गो अहेड एंड रीड अबाउट इट, मैं आपके होमवर्क छोड़ रहा हूं। फिफ्थ वाला आप जोड़िएगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे, नेक्स्ट अगर लिखिए, नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे, व्हाट हैपेंस इफ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टारगेट इज मिस्ड। इंडिया स्पेसिफिक हम देख लेते हैं कि अगर ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टारगेट जो हमने सेट किया है, अगर ये मिस हो जाएगा तो इंडिया स्पेसिफिक, विश्व का नहीं देखेंगे, इंडिया स्पेसिफिक क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बताइए फ्रेंड्स, क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? बताओ, सबसे पहले क्या क्या होगा? इंक्रीज इन ड्राई डेज, लिखिए, इंक्रीज इन ड्राई डेज प्लस इंटेंसिटी ऑफ ड्राई डेज, ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा दिनों तक गर्म होगा। नंबर 2, वेरिएशन इन मॉनसूनल रेनफॉल, देख लो भाई, मॉनसूनल रेनफॉल अगर आगे पीछे हुआ तो आपका क्या इकोनॉमी रहेगा, क्या हालत रहेगा, आप जानते हो। नंबर 3 बताइए, और आप लोग बताओ, फूड सिक्योरिटी, कोस्टल लाइफ एट रिस्क। हाँ ऑब्वियसली वो तो सारे, मतलब इसके बाद हम लोग ऑब्वियसली बोल ही सकते हैं कि आपका अगर मॉनसून फेल हो गया तो ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी तो खत्म ही है हमारा, करेक्ट? लिखिए यहाँ पे नंबर 3, लार्ज स्केल लॉस ऑफ ग्लेशियर्स इन हिमालयाज, आपके नदी सूखना शुरू करेंगे। नंबर 4, ऐसे ही वाटर डिस्प्यूट इतना है, हर स्टेट, इधर स्टेट, वो स्टेट, ये डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट। अभी तो जब पानी की कमी नहीं उभर के आई है तभी हालत है, तो आगे क्या होगा आप तो समझ सकते हो, ठीक है? लिखिए इधर, हीट वेव्स, फ्रीक्वेंट हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स, हीट वेव्स प्लस कोल्ड वेव्स। नंबर 5, नंबर 5, उसके बाद आप देख सकते हो सारे कॉन्सिक्वेंसेस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी अपना खत्म हो जाएगा, कोस्टल एरिया गया, मोर अनरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, मोर अनरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स। ऐसे ही आप देख रहे हो देश थोड़ा सा अलग अलग दिशाओं में खिंच रहा है कुछ कुछ जगहों पे, और ये तब हो रहा है जब हम लोग एक्चुअली में क्लाइमेट इफेक्ट का भी शुरुआती रुझान देख रहे हैं। जैसे जैसे इंटेंसिफाई होता जाएगा वैसे वैसे, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, क्योंकि इवेंचुअली आपका पॉलिटिक्स ज्योग्राफी से डिसाइड होता है, आपका एमएसपी डिसाइड होता है मानसून से, आपका मैनिफेस्टो लिखा जाता है मानसून के देख के। ज्योग्राफी फेल, मैनिफेस्टो फेल, गवर्नेंस फेल, लॉ एंड ऑर्डर फेल, लिखा। लॉस ऑफ कोरल रीफ, बायोडाइवर्सिटी में आ गया, लॉस ऑफ कोरल रीफ, सारे लिख सकते हैं। वाई कोल्ड वेव्स, आपका एवरेज टेम्परेचर गर्म का दिनों में एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म के दिनों में आपका एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा और ज्यादा दिनों तक गर्म रहेगा। सिमिलरली आपके कोल्ड वेव्स आप देखेंगे जैसे अभी चल रहा है, पर गर्मी ज्यादा दिनों तक रहेगी, आपका विंटर श्रिंक करते जाएगा, दैट इज द मीनिंग। राइट दिस डाउन, देन लेट्स गो फॉरवर्ड। अब लिखेंगे क्योटो के बारे में, क्योंकि हमने यहाँ लिखा था इट रिप्लेसेस क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट लिखिए क्योटो प्रोटोकॉल, लिखिए फ्रेंड्स जल्दी बताओ। सू की आवाज ज्यादा है माइक से, रोनाल्डो आ गया क्या? रुको एक मिनट, स्यू स्यू स्यू, ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, अब क्योटो प्रोटोकॉल, लेट्स गो। अब लिखिए क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो, ठीक, स्लाइड में समझेंगे, इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आउटडेटेड भी हो गया, इसका चांसेस बहुत कम है आने का, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप देख लो, ठीक है? क्योटो प्रोटोकॉल वाज एसेंशियली इंटरनेशनली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स, दैट इज ऑल। लिखिए इंटरनेशनली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स। नंबर 2, नंबर 2, ठीक है, ये आया था, केम इनटू फोर्स, कौन से साल में था यार ये? केम इनटू फोर्स इन 2005, केम इनटू फोर्स इन 2005, ये साइन हुआ था 1997 में, साइंड इन 1997। डेट्स थोड़ा सा इन सबका याद रखना, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, कॉप 28। साल आपको इंपॉर्टेंट होगा, नॉट बिकॉज साल के मार्क्स मिलेंगे, बट बिकॉज क्रोनोलॉजी में चला है सब कुछ, ठीक है? ये 2 फेजेस में चला था, फेज 1 ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, और फिर आया था फेज 2 ऑफ रोड क्योटो प्रोटोकॉल। लिख लीजिए दोनों, फेज 1 ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। आई एम नॉट रिप्लाइंग बाबू, आज 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 लिखिए, आज लिखने का टाइम है, आज बात करने का टाइम गया अब।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो आप हमको मैसेज करो बाद में, संडे है कल आपका हम डाउट एड्रेस करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट टेकिंग एनी डाउट्स टुडे इज ऑल अबाउट राइटिंग। अगर आपको नहीं लिखना है यू हैव टू गो अहेड एंड क्विट द क्लास, नो इश्यूज। फेज 1 ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल लिखिए वहां पे, कटिंग डाउन एमिशंस बाय 5%। आई विल रादर हैप्पीली टीच 10 पीपल हु आर इंटरेस्टेड कटिंग एमिशंस बाय 5%। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं लिख रहे हो आपका रिस्क है, मैं क्या करूंगा, आई कैन ओनली टीच दैट मच, सजेस्ट दैट मच, एडल्ट्स आप लोग सारे कटिंग एमिशंस बाय 5%। ओके, एंड फेज 2 जो है इट इज टू डू विद कटिंग एमिशंस बाय एटलीस्ट 18%, कटिंग एमिशंस बाय एटलीस्ट 18%। ओके, बाय एटलीस्ट 18%। और ये कहेंगे नंबर 5 लिखिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक्सपायर्ड इन 2020, क्योटो प्रोटोकॉल फेज 2 finished in 2020, finished in 2020। लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो, I'm telling you because this is going to be useful, okay? When you write your mains, hopefully you will see how useful these notes will be that time, अभी शायद उतना ना लगे, no issues। Okay, let's go forward now but once we have done this, उसके बाद हम चलेंगे इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ पे कि इंडिया ने आज तक क्लाइमेट चेंज के लिए भाई क्या किया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम करेंगे वो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट इंडियन इनिशिएटिव्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, चेंज करो, वी अचीव दिस टारगेट्स क्योटो प्रोटोकॉल, नॉट फुली ऑब्वियसली नॉट, तभी तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की दरकार पड़ी। ये सब एम्बिशियस टारगेट्स है गाइस, देख रहे हो 18%, वो भी ग्लोबली आप बात कर रहे हो, इवन दो इट इज इंटरनेशनली बाइंडिंग इट इज नॉट एनफोर्सेबल। आप समझो बात, कोई ग्लोबल गोल जो होता है, जो मैंने आपको कल भी बताया, कोई भी ग्लोबल गोल होगा ना उसको आप एनफोर्स कैसे करो। मैं क्लास का एक गोल दे दूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि हाँ क्लास में अभी 450 बच्चे हैं, तो 450 का मैं गोल देता हूं कि आप लोग को प्रीलिम्स में मिनिमम 120 लेके आना है जीएस में, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं। अब नहीं आया, अगर मान लो सारा क्लास का एवरेज मिला के 100 मार्क्स ही बन रहा है, मैं क्या एनफोर्स कर सकता हूं? नहीं। पर अगर 5 बच्चे हैं और मैं पांचों को इंडिविजुअली कहता हूं कि मैं तुमसे 120 120 120 120 एक्सपेक्ट करता हूं और तब नहीं लाते हैं, तो उनकी जवाबदेही बनती है ना, यहां पे मैं किसको पकड़ूंगा 450 में? आप समझ रहे हो, वही चीज है यहां पे, जो ग्लोबल गोल्स होते हैं उसमें एनफोर्सेबिलिटी नहीं, एक कलेक्टिव गोल दे दिया आपने, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इंडियन इनिशिएटिव्स, वही प्रॉब्लम है, ये सारे ग्लोबल गोल्स का यही इशू है कि आप एनफोर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिखिए उधर इंडियन इनिशिएटिव्स फॉर क्लाइमेट चेंज, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिखेंगे नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, इंडियन इनिशिएटिव टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ लाया हूं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वो। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स लिख लीजिए, बाकी जो डिटेल्स हैं इंडिविजुअल डिटेल्स आपके बुक में जो दिए हुए हैं वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है गाइस, कोई भी किताब पे देखोगे थोड़ा इनकम्प्लीट है वो। मेरा क्या आपका सुझाव है कि इनके कंपोनेंट्स का ध्यान रखो और उसके बाद इंडिविजुअल मिशंस जो हैं इसके अंदर, इस एक्शन प्लान के अंदर टोटल 8 मिशंस हैं, वो 8 मिशंस का आपको एटलीस्ट फंडामेंटल नॉलेज रहना चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए टोटल ऑफ 8 मिशंस, 8 मिशंस अंडर दिस प्लान। मैं वो पीडीएफ आपके साथ भी शेयर कर देता हूं, मेरे मेल पे होगा शायद, अंडर दिस प्लान। ओके, लेट्स राइट डाउन ईच ऑफ देम, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल सोलर मिशन। लिखिए, आपसे स्ट्रेट अवे एमसीक्यू बन सकता है कि इनमें से कौन सा एक्शन प्लान का पार्ट है, और उसमें कोई भी रैंडम मिशन घुसाएंगे, वो आपको ये 8 का एटलीस्ट आइडिया रखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, एक सवाल आया था कुछ सालों पहले कि कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, 2012 13 14 के आसपास कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी, जो इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक सवाल है गाइस। सिमिलरली मैं आपको सारा कुछ इतना डिटेल में पढ़ा दूंगा, पर अगर सिंपल पीवाईक्यू आ गया कि इनमें से कौन सा आपका नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज का पार्ट है, तो आपको एटलीस्ट उन सब हेडिंग्स पता होना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल क्वेश्चन हमेशा पीवाई प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला नेशनल सोलर मिशन, उसके बाद नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। देखो उधर हम कमिट करके आए ना कि एनर्जी एफिशिएंसी हम घटाएंगे, 2 से 4% करेंगे हम, हां इंक्रीज करेंगे, वही है नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। अब देखना हमने जो जो कमिटमेंट किया है उसके हिसाब से हमने अपना मिशन बनाया है यहाँ पे। ओके, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। नंबर 3 लिखिए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट। गाइस हमको बताओ ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस? अगर मैं ये लिख रहा हूं तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? एजेंडा 2030 अगर मैं लिख रहा हूं तो किसके बारे में बात हो रही है? अगर मैं एजेंडा 2030 लिख रहा हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, एसडीजीज। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अगले हफ्ते मेरे ख्याल से ट्यूसडे के आसपास आपका एसडीजी का क्लास है, तो वहां पे एजेंडा 2030 को डिटेल से देखेंगे, पर आप देखना कि कैसे हमारे एक्शन प्लान में सस्टेनेबिलिटी ने हमने इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो चैट पे लिख रहे थे नेशनल वाटर मिशन, आप सही हो, नेशनल वाटर मिशन पानी के लिए। ओके, नंबर 5 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयस, ऐसे लिख लीजिए नेशनल मिशन फॉर हिमालयस, वो उसका पूरा टर्म है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। नेशनल मिशन फॉर हिमालयस लिखो बस, समझ जाओगे, हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालयन इकोसिस्टम। नंबर 6 बताइए, हरा इंडिया, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ये फेम प्रोजेक्ट और यार वो कहां से चल रहा है वो? आपको इलेक्ट्रिक, आप अगर ईवी खरीदोगे तो आपको सब्सिडी मिलेगा। कौन देगा सब्सिडी? वो ओला वाला देगा क्या तुमको सब्सिडी, या एथर वाला देगा तुमको सब्सिडी, या टाटा नेक्सॉन का ओनर देगा क्या तुमको सब्सिडी? क्यों देगा तुमको सब्सिडी? उसको तो कहीं से आपका जो सब्सिडी आपको दे रहा है उसको कहीं ना कहीं से भरपाई हो रही है ना, फ्री में थोड़ी ना कोई कंपनी देगा। करेक्ट, इसलिए तो अभी है ईवी खरीदने का सही मौका, सस्ते में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट लिखिए नेशनल मिशन फॉर, एक है सस्टेनेबल हैबिटेट, एक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबिलिटी का दो ही जगह यहाँ पे, फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फेम स्कीम क्या होता है फ्रेंड्स? आप देखो पॉलिसीज पता होना चाहिए। फेम स्कीम क्या था? कितने लोगों ने सुना है फेम स्कीम के बारे में? हाँ अब बताओ, जिनको नहीं पता है कब पता होगा? नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज, नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। बताओ फ्रेंड्स, फेम स्कीम का क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ध्यान रखो गाइस, अब आप जोड़ना शुरू करो, कोई भी स्कीम पॉलिसी पढ़ रहे हो
ठीक है, अगर आप उस स्कीम पॉलिसी को इसके अंदर सब कैटेगराइज नहीं कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। ऐसे रटते रह जाओगे, दाढ़ी तुम्हारा व्हाइट हो जाएगा पर तुम स्कीम फिनिश नहीं कर पाओगे। पहले मैक्रो पढ़ो, फिर समझो कि अच्छा ये मिशन इसमें जाएगा, ये मिशन उसमें जाएगा, पीएलआई किसमें हो रहा है, आज के टाइम सोलर पार्क करने जाते हो तो कैसे, क्यों हो रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, सब बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, वो रटने वाला छोड़ दो, नहीं तो सच में बता रहा हूं दाढ़ी सफेद हो जाएगी मेरे जैसा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक इंडिविजुअल, ये जो सारे हैं ना, इनका डिटेल्स मैं आपको क्लास अभी खत्म होने से पहले पीडीएफ है, मैंने आपके लिए बना के रखा है। बना के क्या मतलब, पीआईबी का डायरेक्ट, बहुत बढ़िया सा आर्टिकल। गो अहेड, उस पीडीएफ को अपने बुक के साथ इंटीग्रेट करो। जो पीडीएफ में है और जो बुक में नहीं है वो आप इंक्लूड करेंगे। लेट्स राइट दिस डाउन क्विकली, लिखिए उधर फटाफट। ठीक है, पीडीएफ प्लस इसके साथ इंक्लूड करेंगे। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, ये पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, क्लाइमेट फाइनेंसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आपको जाना है, राइट, कार्बन मार्केट। आप समझते हैं कार्बन क्रेडिट, कार्बन ये, कार्बन वो, क्या है ये समझते हैं। देखिए कार्बन मार्केट, जो आप लोग पूछ भी रहे थे उस दिन कि कैसे होता है सर, हमें समझाओ, हम लोग बहुत आतुर है जानने को, तो अब जानो कार्बन मार्केट क्या है। लिखिए उधर डेफिनेशन पहले, कार्बन मार्केट्स आर ट्रेडिंग स्कीम्स। आपकी किताब में कितना लिखा होगा नॉट श्योर, मैंने देखा नहीं इसका वाला सेक्शन, बड़ा सजेस्ट लिखो। कार्बन मार्केट्स लिखिए, दे आर ट्रेडिंग स्कीम्स। फर्स्टली ट्रेड करते हैं इसमें हम, ट्रेडिंग स्कीम्स क्या ट्रेड करते हैं, वेयर कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड, वेयर कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 लिखो, पॉइंट नंबर बी लिखिए उधर, कंपनीज, इंडिविजुअल्स को रेड से मार्क करेंगे, हम और आप भी कर सकते हैं। कंपनीज, इंडिविजुअल्स यूज कार्बन मार्केट टू कॉम्पनसेट फॉर, companies individuals use carbon market to compensate for GHG emissions, by buying carbon credits, from those companies or individuals, that reduce or limit their own GHG emissions. पॉइंट सी समझो, बताओ इस डेफिनेशन में कुछ डिफिकल्टी है तुमको, बताइए पहले। सुबह से क्लास लगा रहे सब देख दे दो, कोई बात नहीं ऋषिका, आप देख लीजिए, पर मैं कराता रहूंगा, आप बाद में देख लेना, क्योंकि आज मैं ब्रेक दिया तो फिर मेरा ब्रेक हो जाएगा, आई विल लूज द विल टू टीच, इसलिए आज करेंगे। कार्बन मार्केट क्या है इवेंचुअली, आप जाके कार्बन के क्रेडिट को ट्रेड कर रहे हो, जैसे मैंने आपको समझाया कि कंपनी ए और कंपनी बी है रिस्पॉन्सिबल कंपनी, उसने अपने काम में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहा है, कार्बन हटा रहा है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज कर रहा है, तो इसके पास पॉजिटिव में मान लो 25 क्रेडिट्स फ्री पड़े। ये कंपनी ए रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, वो कुछ नहीं कर रहा, बस कोल जलाया जा रहा है, पर कोई जरूरी नहीं है कि उसको कोई ग्रीन एफर्ट लेना पड़े, वो सिंपली जाके ये 25 क्रेडिट बी से खरीद सकता है और फिर से अपना एमिशंस कर सकता है। तो आप समझ रहे हो, द पॉइंट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स इज कि आप एमिशंस को एक जीरो सम गेम जैसा समझ रहे हो, कि अगर मैं नहीं करूंगा कोई और करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज इक्वल रहे, एमिशंस इक्वल रहे, बट दैट इज नॉट द एजेंडा। द एजेंडा इज टू गो अहेड एंड रिड्यूस योर एमिशंस ग्लोबली, तभी तो जाके हमारे जो भी टारगेट है वो हम फुलफिल कर पाएंगे। करेक्ट, तो यहाँ पे लिखिए, देखिए आज हम कंटिन्यूअसली करेंगे, जहां तक हो गया उसका मैं आपको छुट्टी कर दूंगा, आई रियली डोंट एंजॉय कीपिंग यू बैक। लिखिए वहां पे, वन ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट, ऐसे लिखो, वन ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट, अगर एक कार्बन क्रेडिट खरीदते हो आप तो आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट करने का हक लेते हो, ऐसा है। ठीक है, लिखो, वन कार्बन क्रेडिट इक्वल्स टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यार जो भी जीएचजी की बात कर रहे हो, ग्रीन हाउस गैस, दैट इज पोटेंशियली अवॉइडेड, सिक्वेस्टर्ड, जैसे भी रिड्यूस्ड, दैट इज सिक्वेस्टर्ड, रिड्यूस्ड, अवॉइडेड। व्हाट इट फ्रेंड्स, अगर आप किसी से एक कार्बन क्रेडिट खरीद रहे हो मतलब उसने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर किया है, कैप्चर किया है, यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन अ क्रेडिट इज यूज्ड टू रिड्यूस, सिक्वेस्टर और अवॉइड, पॉइंट डी, व्हेन अ कार्बन क्रेडिट इज यूज्ड टू सिक्वेस्टर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का हमने आपको डेफिनेशन बताया है, रिड्यूस या अवॉइड, इट बिकम्स एन ऑफसेट, यही है टर्म, कार्बन ऑफसेटिंग जिसे हम कहते हैं ना, भाई, इट बिकम्स एन ऑफसेट and can no longer be used, ठीक है, ये लिखिए। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कार्बन मार्केट्स। ठीक है, ये बेसिक एकदम मैंने आपको बताया कि इवेंचुअली कार्बन मार्केट्स काम कैसे करते हैं। आप एक सर्टिफिकेट खरीदते हो उस बंदे से जिसने कि पैसे इन्वेस्ट करके 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को किसी तरीके से प्रोसेस किया, आपने एक बार उससे खरीद लिया, आपने वो हक ले लिया कि हाँ भाई अब मैं जाके एमिट कर सकता हूं, पर एक बार जो आपने खरीद लिया वो बन जाता है ऑफसेट, उसके बाद फिर वो ट्रेड नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट? ओके, नाउ राइट डाउन द इंपॉर्टेंस, नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन मार्केट, importance of carbon market. Number 1, alternative form of raising finances. आप पैसे इवेंचुअली इसमें घुमा रहे हो, करेक्ट, alternative form of raising finances लिखते चलिए वहां पे।
ओके, नेक्स्ट लिखिए, कार्बन मार्केट मेरे दो तरह के होते हैं, जिसको हम कहते हैं नंबर 1 कंप्लायंस मार्केट और दूसरा होता है वॉलंटरी मार्केट। लिखिए, कार्बन मार्केट मेरे दो तरह के होते हैं, कंप्लायंस मार्केट, वॉलंटरी मार्केट। अब इनका डिफरेंस और थोड़ा सा एनालिसिस आपको जानना जरूरी है फ्रेंड्स, नॉट अ लॉट। ओके, नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट माय कंप्लायंस मार्केट इज नथिंग बट माय फॉर्मल कार्बन मार्केट। ऐसा समझो, जो फॉर्मल कार्बन मार्केट है मेरा बिटवीन गवर्नमेंट्स, बिटवीन रीजन्स, बिटवीन इंटरनेशनल बॉडीज, ठीक है, तो इसको लिखिए। कंप्लायंस मार्केट जो है मेरा फॉर्मल वाला है, इसमें हम लिखेंगे फॉर्म्ड ड्यू टू नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, नेशनल, रीजनल या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ठीक है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चलेगा, ऐसे लिखो G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। आप सबको पता होना चाहिए अब B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये पता हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन है मेरा। अब नेक्स्ट लिखिए वॉलंटरी कार्बन मार्केट। ओके, ये है नेशनल और इंटरनेशनल, पर यहाँ पे जो आपका कार्बन क्रेडिट का जो ट्रेडिंग चल रहा है, जो कार्बन मार्केट है, दैट इज बिटवीन प्राइवेट बॉडीज, लिखिए दैट इंक्लूड्स प्राइवेट बॉडीज प्लस गवर्नमेंट्स दैट रन एमिशन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट्स। अब देखो, थोड़ा सा समझने की जरूरत है गाइस। फॉर एग्जांपल, यूरोपियन यूनियन में ओके, एक कंपनी वहां पे एमिशन करना चाहती है, तो वो खरीदती है कार्बन क्रेडिट। फॉर एग्जांपल, लेट्स कंसीडर कि उसने इंडिया से कार्बन क्रेडिट खरीदा। ओके, अब उसने पैसे दिए यहाँ पे, ठीक है, इंडिया की किसी बॉडी से उसने कार्बन क्रेडिट खरीदा, अब उसने पैसे दिए, तो जो पैसा दिया गया ना, वो देखा जाता है नॉर्मली वो सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी या कार्बन ऑफसेटिंग प्रोजेक्ट में जाने चाहिए, जिसे हम कहते हैं कार्बन ऑफसेटिंग प्रोजेक्ट, ताकि आप अपना कार्बन का एमिशंस कम कर सको। वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स में जाते हैं पता है आपको? जो आपके रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल, साउथ इंडिया में विंड एनर्जी का काफी प्रचलन है, आप देखेंगे अगर तमिलनाडु, कर्नाटका, वहां पे विंड फार्म्स हैं। तो क्या हो रहा है, फॉरेन का पैसा आ रहा है, पर वो पैसा लग रहा है उन चीजों में जहां से कि उनको पैसा वापस मिले, जहां से कि प्रॉफिट जनरेशन। ये अगेन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है कि जो पैसा आया, क्या हम फॉर एग्जांपल दंतेवाड़ा में कुछ लगा सकते हैं या नॉर्थ ईस्ट में कुछ कर सकते हैं या बिहार के किसी छोटे गांव में कर सकते हैं? नहीं, वो रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं माना जा रहा है। वो पैसे उस जगह पे लगा रहे हैं जहां से कि पैसा वापस उन्हें मिले, प्रॉफिट मिले। तो वो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इस बात का, आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे लिखिए, इन इक्विटेबल एक्सेस इज अ मेजर फेलियर ऑफ कार्बन ट्रेडिंग। ओके, फॉर एग्जांपल गाइस, क्या आप लोगों ने ये टर्म सुना है? हमको बताओ, ये क्या मेरे ख्याल से यूपीएससी में पूछा भी गया था 1-2 साल पहले। ये वाला टर्म सुना है, ग्रीन वॉशिंग? क्या होता है ग्रीन वॉशिंग? व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग फ्रेंड्स? बताइए हमको, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? नहीं, कोरल रीफ के सेंस में नहीं होता है। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, युद्धवीर आप सही बोल रहे हो, वेरी नाइस, गुड। देखिए ग्रीन वॉशिंग क्या है, एकदम सिंपल से समझो गाइस, ठीक है। आप लोगों ने सारों ने अभी कल हमने डिस्कस किया यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, करेक्ट? जहां पे कि सबसे पहला रूल क्या था कि ईयू में इंपोर्ट करने के लिए अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर कार्बन इंटेंसिव है, मतलब उसको बनाने में काफी कार्बन खर्च हुआ है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ एक यूनिट बनाने के लिए। तो अगर आपका प्रोडक्ट कार्बन इंटेंसिव है, कोल जला है, ऑयल जला है, फॉसिल फ्यूल जला है आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो ईयू ने कहा है कि इस पे एक एडिशनल टैक्स लगेगा, ठीक है। मेन मुद्दा देखो, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का ये है कि हम एडिशनल टैक्स करेंगे वो सारे गुड्स को, वो सारे सामान को जो कि कार्बन इंटेंसिव है। एट द सेम टाइम ईयू के प्रेसिडेंट का जो कहना है कि वो जाके कार्बन लीकेज रोकना चाहते हैं। अब कार्बन लीकेज समझते हैं, थोड़ा नोट करो इसको, लिखो इसको, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसको कि क्या है ये कार्बन लीकेज। देखो कैसे कंपनी सोचती है, कंपनीज का एक ही एजेंडा है फ्रेंड्स। अगर आपके घर में भी कोई बिजनेस में काम करते होंगे, यू विल नो दैट द प्राइमरी रूल ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट मेकिंग। आप चैरिटी के बिजनेस में नहीं, आपको कभी-कभी हार्ड डिसीजंस लेनी पड़ती है। अब हुआ क्या, यूरोपियन यूनियन के लोगों ने ये पर्टिकुलर रूल निकाला कि हाँ भाई, अगर हम बांग्लादेश या इंडिया से कोई पर्टिकुलर गुड्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, जो कार्बन इंटेंसिव है, तो उस पे एडिशनल टैक्स देंगे। एट द सेम टाइम यूरोपियन यूनियन के जो कंपनी के स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑब्वियसली इंडिया से काफी ऊपर है। तो एज अ कंपनी सीईओ, मान लो मैं किसी कंपनी का सीईओ, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं कैसे अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, मुझे फर्क नहीं है पोल्यूशन से फिलहाल। तो क्या होता है, इसके चलते कंपनीज जो है वो अपने फैक्ट्रीज या अपने प्रोडक्शन प्लेसेस जो है, ठीक है, उनको करने लगी शिफ्ट। कहां से कहां तक शिफ्ट किया उन्होंने? वो शिफ्ट करने लगे यूरोपियन यूनियन से वो सारे कंट्रीज जहां पे कि आपका एमिशंस नॉर्म थोड़ा ढीला डाला है। सोचो ऐसे, यूरोपियन यूनियन में किसी भी कंपनी को आप देखोगे, कोई भी कंपनी हो, उसके लिए जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, एनवायरमेंटल रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा, लेबर लॉ से आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा, 50 तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें उन्होंने और जाकर जोड़ दिया है कि आपको एक कार्बन इंटेंसिव यूनिट नहीं होना है। उसके लिए आपको सीक्वेस्ट्रेशन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सीक्वेस्ट्रेशन में इन्वेस्ट करना है तो पैसा लगेगा। तो मैं एज ए सीईओ सोच रहा हूं, मैं जो यहाँ यूरोपियन यूनियन में अपने फैक्ट्री में जो ये पैसा लगाऊंगा, उससे अच्छा क्यों ना मैं फैक्ट्री को शिफ्ट कर दूं और मैं फैक्ट्री को भेज देता हूं इंडिया बांग्लादेश। तो क्या हो रहा था कि जो आप कार्बन रोक सकते थे, पर यूरोपियन यूनियन का एक रवैया के चलते अब वो रुक नहीं रहा है, अब वो कार्बन निकल रहा है, भले इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, फिलीपींस से, कहीं से भी निकल रहा है। इसको हम कहते हैं कार्बन लीकेज। तो इसका डेफिनेशन लिखिए कि कार्बन लीकेज पहले क्या होता है। मुझे बताओ, आप लोग समझे क्या कि व्हाट इज लीकेज? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का अपना रूल्स रेगुलेशंस इतना डिफिकल्ट था, इसलिए कंपनीज वहां से बाहर भागने लगी, ऐसे समझो, ठीक है। लिखिए कार्बन लीकेज का डेफिनेशन, when the regulatory mechanism around climate change or climate policy, लिखिए when the regulatory mechanism, ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशन जो आपके कंट्रीज बनाते हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट पॉलिसी become too restrictive, ठीक है, become too restrictive, companies shift their production houses, excuse me friends, companies shift their production houses
companies shift their production houses to those countries with lax emission norms. तब हमको बताइए, once you have written this, अब हमको बताओ आप ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तब मैं समझ जाऊंगा कितने क्लास फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग वैसे बस। ये ट्रू है या फॉल्स? बताइए, इंसेंटिवाइज कर रहा है कार्बन लीकेज या डिस्करेज कर रहा है कार्बन लीकेज? जो लोग फॉल्स कह रहे हो आप लोग सही हो, सही हो। क्या हो गया मामला? देखो, आपने अपना फैक्ट्री शिफ्ट कर दिया इंडिया बांग्लादेश, कार्बन लीकेज हो रहा है, पर अब अगर आपको ईयू में गुड्स बेचना है तो आपके ऊपर एडिशनल टैक्स लगेगा। तो देखो, एज अ सीईओ मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने यूरोपियन यूनियन के फैक्ट्री में कार्बन कैप्चर, स्टोरेज, सिक्वेस्ट्रेशन का पैसा खर्चा करूं, या दूसरा मैं इंडिया बांग्लादेश में लेके जाऊं और फिर जब वापस मुझे यूरोपियन यूनियन अपना गुड्स भेजना हो तो मैं एडिशनल टैक्स पे करूं। तो मैं कौन सा चूज करूंगा कि जहां पे मेरा ऑलरेडी मशीनरी बैठा है वहीं पे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करके खत्म करूं बात। तो कार्बन लीकेज को ये रोकेगा, बढ़ाएगा नहीं। अभी तक बढ़ रहा था, अभी तक कंपनीज भाग रही थी यूरोपियन यूनियन से, ठीक है। अब इसका पॉइंट क्या है ये देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनना गाइस। क्या आप अग्री करोगे कि ये जो यूरोपियन यूनियन गोरो का जो ये सीन है, क्या ये फेयर है या अनजस्ट है? पहले ये बताओ। Can I say that this is weaponization of trade and commerce in the name of environmental protection? सोचिए, क्या ये फेयर है? फेयर कब होता? आपने टैक्स का पैसा लिया, ठीक है, मान लो विप्रो सामान भेज रहा है यूरोपियन यूनियन, विप्रो के सामान पे आपने टैक्स लगाया क्योंकि विप्रो ने कोल जलाया, डन। जो टैक्स का पैसा आपने लिया, अगर आप अपने कोष में रखते हो, ट्रेजरी में रखते हो, तब वो फेयर कैसे हुआ? फेयर तब होता जब वो पैसा आप वापस घुमा के इन्वेस्ट करते उस कंट्री में और कहते कि अब आप भी ग्रीन सिस्टम्स लगाओ, तभी तो आप कहोगे कि वो एडिशनल टैक्स जस्टिफाइबल है। नहीं तो वो तो वही बात हो गई कि आपने अनफेयर बैरियर लगा दिया। आर यू गेटिंग द सेंस? अगर वो पैसा जो एडिशनल टैक्स हम उठा रहे हैं, अगर हम उसको घुमा के फिर इंडिया या बांग्लादेश भेजते विप्रो के फैक्ट्री पे और कहते कि भाई तुम्हारा कार्बन इंटेंसिव तुम लोग ज्यादा हो, लो ये हम तुमको ग्रांट देते हैं, जाओ लगाओ तुम, तब इट वुड मेक सेंस कि हां भाई देन इट इज फेयर एंड जस्ट। पर यहां पे वो प्रोविजन है नहीं, यहां पे क्या है, पैसे दो हम रखेंगे पैसे। तो क्या आप अग्री करोगे? इसको लिखिए ऐसे कि द सीबैम, मैं यहां पे लिखूंगा, इसको लिखना गाइस, क्योंकि यही ऑपरेटिव लाइन है जो आपको लिखना पड़ेगा आपके आंसर्स में भी, ठीक है। आप समझो कैसे कि वो पैसा सिर्फ वो गोरे रख ले रहे हैं, वापस नहीं भेज रहे हैं। अगर वापस भेजते फिर से इन्वेस्ट करने के लिए, तब सेंस बनता है इसका, तब मैं इसके पक्ष में बोलता आपको। पर ये अभी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, मैं आपको आर्टिकल भी दिखाता हूं इसका, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ unjust transition. Okay. And number 2, weaponization of trade and commerce in the name of climate change. मतलब आप कह तो रहे हो कि क्लाइमेट चेंज, पर आप कर क्या रहे हो? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या बैरियर टू एंट्री लगा रहे हो आप। भाई अब मैं स्टार्टअप लेके बैठा हूं यहां पे, मैं अपना लोकल फैक्ट्री से बना रहा हूं, मैं कहां से 30% एक्स्ट्रा टैक्स दे पाऊंगा? मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं। अब देखिए इसके चलते क्या होगा, अब कंपनीज, सीईओ क्या करेगा, मैं क्या करूंगा भाई, चलो ये यूरोपियन यूनियन के बाबुओं ने ये पर्टिकुलर रूल ड्राफ्ट कर दिया, करेक्ट, पर जो सीईओ है वो भी तो भाई कहीं से पढ़ के आया, आईआईएम अहमदाबाद, हार्वर्ड कहीं से आईवी लीग से पढ़ के आया होगा। तो अब सीईओस क्या करते हैं कि दे विल एंगेज इन समथिंग कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग। मतलब मैं क्या करूंगा, आई विल क्लेम कि मेरे एक्शंस जो है बहुत ग्रीन है, मैं करूंगा 5% और मार्केटिंग करूंगा 100%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका इमेज मैटर करेगा, यहाँ पे इट इज लाइक यू नो गिविंग योरसेल्फ दैट एक्स्ट्रा एज कि हम एक सस्टेनेबल कंपनी, आप समझ रहे हो? तो दिस इंसेंटिवाइजेस, कैन आई से कि सीबैम जो है ये ग्रीन वॉशिंग को इंसेंटिवाइज करता है। नाउ कंपनीज विल बी मच मोर लाइकली टू एंगेज इन फॉल्स एडवर्टाइजिंग या फॉल्स पीआर टू क्लेम कि हम सस्टेनेबल हैं। क्यों? क्योंकि आपने इंसेंटिवाइज कर दिया भाई। आर यू गेटिंग इट? सीबैम का लीकेज समझ नहीं आया? अच्छा, लीकेज क्या है देखिए, लीकेज मतलब क्या होता है, पानी चूना, वाटर लीकेज मतलब पानी चूना, सेम थिंग। आपको कार्बन को लीकेज होने से बचाना है। अब लीकेज कैसे हो रहा है, पहले आप समझिए, यूरोपियन यूनियन हैड वेरी स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी प्रोविजंस, जो मैंने आपको यहाँ लिखाया है, यहाँ देखिए, इनका रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव है, बहुत स्ट्रिंजेंट है। इंडिया में उतना नहीं है। इंडिया में अभी हमारा कंपनीज का क्लाइमेट ऑब्लिगेशन नाम का कॉन्सेप्ट उभरा ही नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वहां पे कंपनीज को भाई गवर्नमेंट ने एकदम ऐसे गला पकड़ के रखा है, तो वो गला छुड़ा के इंडिया जाते हैं कि हम इंडिया में अपना फैक्ट्री लगा लेंगे। तो इंडिया में क्या हो रहा है, चीप लेबर, ये वो तो आपको इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, पर मोर इंपोर्टेंट एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंट में आपका रेगुलेटरी मैकेनिज्म उतना स्ट्रांग नहीं है। तो अब आप यहाँ पे अपना फैक्ट्री शिफ्ट कर दिए, यूरोपियन यूनियन का लॉस हो गया, तो उनको लगा भाई ये तो सही बात नहीं है, कैसे ही कर रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में फैक्ट्री बैठा रहे हैं। तब उन्होंने ये तोड़ निकाला कि अगर तुम वो गुड, वो सामान यूरोपियन यूनियन वापस लेके आना चाहते हो, या एडिशनल टैक्स दो, और उसका नाम दे दिया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कहा कि अगर आपका प्रोडक्ट कोल इंटेंसिव प्रोडक्ट है, 30% टैक्स दे दो, करेक्ट। क्यों? ताकि कार्बन लीकेज रुके। जो कंपनीज बाहर भाग रही थी अब नहीं भागेंगे, आप कहेंगे नहीं भाई 30% तो बहुत ज्यादा मार्जिन है, हम यूरोपियन यूनियन में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए द सीबैम इंसेंटिवाइजेस ग्रीन वॉशिंग। नंबर 3, सीबैम इंसेंटिवाइजेस, देख लो कितना कॉन्सेप्चुअल है ये, और इस पे अगर सवाल आया अभी, क्योंकि ये पहला ऐसा उदाहरण है जहां पे किसी कंपनी, किसी रीजन ने जाके, मॉनेटरी यूनियन ने जाके इस तरह का एक्सट्रीम कदम उठाया। तो इस पे आप यू कैन अंडरस्टैंड नो सच अ वेरी नाइस परफेक्ट पीवाईक्यू एमसीक्यू कैन बी फ्रेम्ड ऑन दिस। एक तो हो सकता है कि हाँ भाई कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कौन कर रहा है, 4 ऑप्शन दे देगा, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, यूरोपियन यूनियन, कुछ और, वो सबसे तुच्छ सवाल हुआ। घुस के अगर पूछना चाहे यूपीएससी तो यही एंगल्स में आपसे पूछेगा। इसके बाद जाके वंस यू रिटन दिस माय फ्रेंड्स, अपना गूगल खोलिए और वहां पे लिखिए सीबैम, ये सर्च करिए सीबैम ओआरएफ, प्लीज सर्च दिस माय फ्रेंड्स। Sir, I'm confused between all of this. Just go through the lecture. I expect you to be confused because it is the first time you must have been like पहला दफा कर रहे हो, थोड़ा सा confusion तो okay, understandable है, ठीक है। एक बार ये करिए, मैं आपको बता रहा हूँ confusion दूर करने का तरीका। एक बार गूगल पे जाइए, CBAM ORF सर्च करिए, उसके बाद ये जो पहला वाला आता है 11 दिसंबर 2023 का, उसको क्लिक करो, okay, and then I want you to go ahead and read this after the class। ये वाला आर्टिकल पढ़िए थोड़ा, आप समझेंगे मैं किस एंगल से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप समझेंगे मैं आपको कहाँ से पढ़ा रहा हूँ,
ओके, आई डोंट टीच यू विद बुक्स, आप समझ गए होंगे अभी तक, बुक्स से कभी यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ। एनवायरमेंट स्पेशली फॉर जीएस3 पेपर इज ऑल ऑफ दिस ओनली। गो अहेड एंड रीड अबाउट दिस। साइड प्लीज, अरे इसमें क्या साइड है? नॉट अंडरस्टैंड ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग मतलब क्या? मैंने काम किया 5% और मैं पीआर पब्लिक रिलेशंस और एडवर्टाइजिंग किया 90%। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपने ये देखा है वोल्क्सवैगन ने क्या किया पता है? उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ियां जो है, एक डीजल का एक गाड़ी लॉन्च किया, वो कहा कि क्लीन डीजल। पता चला कि क्लीन डीजल नाम का कोई चीज नहीं होता है, पर उसके बेसिस पे उन्होंने क्लेम कर लिया कि देखो देखो हम सस्टेनेबल कंपनी। हाँ, अब हम नए नए तरीके क्लीनर फ्यूल ला रहे हैं, तो क्या हो गया? ग्रीन वॉशिंग। आप पब्लिक को, जिसको हिंदी में कहते हैं बरगलाना, गुमराह करना, आप गुमराह कर रहे हो। तो ये आर्टिकल पढ़िएगा प्लीज, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, द एपिटमी ऑफ एन अनजस्ट ट्रांजिशन, जो शब्द मैंने आपको लिखा है। गो अहेड एंड रीड दिस होल आर्टिकल, ओके, एंड इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एक्जैक्टली क्या इसका सेंस है। ठीक है, क्या सेंस है ये पढ़ो जाके, अब आर्टिकल्स पढ़ने का आदत डालो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, एयर फ्रांस एंड लुफ्तांसा वाज बैंड इन यू, करेक्ट? आप पढ़ना ही गाइस, मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत हेल्प होगा। बोलो जुबा केसरी वाला ऐड। चलिए लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, 7:50 हो गए, 8 बजे से हम शुरू करते हैं वापस, और आज का लास्ट टॉपिक है क्लाइमेट जस्टिस, वो करेंगे, और उसके बाद हम आपको आज देखते हैं, आज रात या कल सुबह कुछ सवाल आपको मैं देता हूं टेलीग्राम पे, अब सॉल्व करने का टाइम आ गया। यू हैव कवर्ड अ सब्सटेंशियल पार्ट। जल्दी से ब्रेक ले लो, जाओ 10 मिनट, जिन लोग थक गए थे। लेकिन मैं आप लोगों को कभी ऐसा डिसअपॉइंट करने की ना कोशिश करता हूं। चलिए 8 PM भी स्टार्ट करें, क्विकली टेक अ ब्रेक। आप जानते हो आप थके हो, ज्यादा मैं थक गया हूं। एक तो मैं आपसे बूढ़ा भी हो गया यार, रॉन्ग साइड ऑफ 30s। अच्छा, मैं आपको एक पीडीएफ भेजने वाला था, मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। जो लोग क्लास छोड़ के जा चुके हैं, अगर बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हो, मुझे मेल मत भेजना कि सर पीडीएफ भेजो, मैं यहीं पे भी डाल रहा हूं। मैं आपको वो वाला पीडीएफ भेज रहा हूं, नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान वाला। लेट्स गो, नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज पीडीएफ। लीजिए गाइस, भेज दिया, प्लीज एक्सेस। मैं टेलीग्राम पे भी चढ़ा देता हूं उसको, टेलीग्राम आईडी मैं भी दिखा देता हूं फ्रेंड्स, एक मिनट में को पिन कर लेंगे उसको। सर कल 2 साइड बताने वाले थे आप, कल तो मूड ही ऑफ हो गया था, आई एम नॉट श्योर कौन सा वेबसाइट है, मेरे को याद आने दो, मैं बता दूं। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, भुवन स्टडी आईक्यू के नाम से, मैं वहां पे भी अपलोड कर देता हूं आप लोगों के लिए, प्लीज एक्सेस इट। जो आपके उसमें नहीं होगा वो यहां से आप फिनिश करेंगे, ये भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है। टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया फ्रेंड्स। कल क्लास कोई नहीं है, कल छुट्टी है आपका। अरे नॉट एट ऑल, प्लीज, आप लोग कोई सॉरी वॉरी नहीं बोल रहे हैं प्लीज, आप लोग सब फ्री हो, मैं आपको कहा ना, मैं कभी किसी का बुरा नहीं मानता। मेरा वो जोन टूट गया, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता। आप समझ रहे हो, ये मुझे सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं कितने डिटेल में पढ़ता हूँ। एक बार वो फ्लो टूट जाए ना, फिर अपने कोई वो हो जाता है। आपका इसमें मिस्टेक नहीं, मेरा मिस्टेक था, मेरा वो फ्लो टूट गया था पूरा। रुको यार, करनी है भाई, ना हो पा रहा है इस गर्मी में। आप समझते हो, हम लोग मतलब ऐसा तो है नहीं कि 10वीं स्टैंडर्ड या 12वीं स्टैंडर्ड का कर रहे हैं, करेक्ट? इतना डिटेल में पढ़ाने के लिए खुद को भी बहुत बार छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ती है, इसलिए मेरा वो हो गया, फ्लो ही टूट गया पूरा। अब करेंगे क्लाइमेट जस्टिस, आसान सा कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद मंडे को मैं आपको क्लास का एजेंडा बता देता हूँ। वैसे फॉर दोज ऑफ यू हु आर हियर, मैं आपको बता दूं क्लास का एजेंडा। एक मिनट, हाँ, मैं मंडे का एजेंडा यहाँ लिख दे रहा हूँ। मंडे कौन सा दिन? फर्स्ट टाइम नंबर 1 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस किया है, स्टॉकहोम कन्वेंशन मतलब एयर पोल्यूशन। फर्स्ट असिस्टेंट मीना माटा सब कर देंगे, एयर पोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट, नंबर 3 एयर पोल्यूशन वेस्ट मैनेजमेंट। द थर्ड एजेंडा इज वाटर पोल्यूशन। ये मंडे का आपका एजेंडा है। मेरा आग्रह रहेगा कि एक बार एनसीईआरटी देख के आइए, क्योंकि आप समझ गए होंगे ये क्लास अभी थोड़ा मेंस ओरिएंटेड, मेकिंग श्योर दैट यू फॉलो ऑल द कॉन्सेप्ट्स चल रहा है। मैं आपको अभी एयर पोल्यूशन में थोड़ी ना बताऊंगा कि कौन कौन से पोल्यूटिंग गैसेस हैं, वो तो आई एक्सपेक्ट यू टू रीड एंड कम, ठीक है गाइस। मैं आपको बता रहा हूँ, अब ना गेट सीरियस, जनवरी आ गया, नाउ द टाइम इज ओवर फॉर चिलिंग, समझ रहे फ्रेंड्स? ये सीबैम अलग से पढ़ना है शेख, आप देखोगे ना तो ये जो मैंने आपको आर्टिकल बताया है शेख, वो यू हैव टू रीड, ठीक है। सीबैम अगर आप देखोगे करंट अफेयर्स में बहुत रहा है, अगर आपके सीएपी क्लासेस वगैरह जो भी होंगे, जो भी फैकल्टी होंगी, वो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। क्यों? आप जानते हो शेख, आप समझ रहे होंगे ना कि ये पहला ऐसा मौका है जहाँ पे कि ट्रेड एंड कॉमर्स को वेपनाइज कर रहे हैं, समझ रहे हो? आज यूरोपियन यूनियन कर रहा है, कल के दिन अगर यूएसए कर दे, हाँ हम यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड गीत गाते रह जाएंगे, और वहाँ पे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लगाते चले जाएंगे। अब चलो आप कहोगे कि डब्ल्यूटीओ में क्यों नहीं जाते हैं? अरे डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट काफी लंबा प्रोसेस है गाइस, आप समझ रहे हो? अभी जाके इंडिया का और यूएसए का डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट कब से चल रहा था, वो जाके सॉर्ट आउट हुआ। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टेक्स टाइम। मीनवाइल आपके कंपनीज तो हर्ट हो रहे होंगे, आपके कंपनीज को तो लॉस हो रहा होगा, तो कोई भी कोर्ट कचहरी इतना जल्दी नहीं जाना चाहता, बातचीत करके जहाँ तक हो सके, हाँ समझ रहे हो? क्योंकि इवेंचुअली क्या हो रहा है, हमारे बिजनेसमैन हर्ट होंगे ना इसमें। हमारा मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी होना चाहिए ना। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में अगर उस साइड उसने टैरिफ लगा दिया तो फिर इशू हो जाएगा। मंडे हॉलीडे है, किसने कहा मंडे हॉलीडे? मंडे हॉलीडे गाइस, बस मंडे हॉलीडे है, हमको तो नहीं लग रहा था। कब हो गया ये? क्यों होगा मंडे हॉलीडे? नया साल आया तो हमने क्या करना है? हमने तो पढ़ना है। छुट्टी है गाइस, सीरियसली रोहन सर ने कहा था, मेरे को एक्चुअली पता नहीं, ऑनेस्टली आई डू नॉट नो अबाउट छुट्टीज। स्टडी आई के नो क्लासेस ऑन 31st and 1st। मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं बिल्कुल भाई, मैं चेक कर लूंगा एक बार, मैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा, मैं पूछूंगा आपके कोऑर्डिनेटर से। मुझे तो वैसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मेरे ख्याल से तो क्लास होगा। हो सकता है शायद फैकल्टी छुट्टी पे रहे हो इसलिए वो शायद छुट्टी पे, मैं तो छुट्टी पे नहीं हूं। आई हैव अ गोल टू रीच। छुट्टी लेके क्या होगा फ्रेंड्स? क्या करना है छुट्टी? पढ़ाई करो।
छुट्टी पे बोर नहीं होते हो आप लोग? बताओ मुझे, हाँ, क्या करते होंगे घर पे? कितना देर टीवी देखोगे, कितना देर दोस्तों के साथ हैंग आउट करोगे? काम करने में मजा आना चाहिए ना। प्लस आप लोग का तो छुट्टी भी होना चाहिए, पढ़ाई करो यार। आप लोग का कितना एग्जाम है? IB CSIR, हाँ, AO के भी एग्जाम आ गए, सिविल सर्विसेज तो है ही भाई, बिग वन। कितने दिन बचे आज से? 26 मई तक। माय गॉड, मेरे को सोच के टेंशन आ रहा है। मेरे को टेंशन आ रहा है, मैं आपको फैकल्टी जबकि मैं कैन अंडरस्टैंड, जो सीरियस वाले होंगे उनको भी टेंशन आ रहा होगा, और जो नॉन सीरियस है वो तो क्या ही, रिलैक्स करो फिर। जिंदगी जीने के लिए 4 भाग फिलोसफी, 4 भाग फिलोसफी से जियो मस्त। जो नॉन सीरियस है वो 4 भाग फिलोसफी से जिए आराम से, खाइए पीजिए, उधारी लेके भी खाइए पीजिए, क्या जा रहा है? जब तक है तब तक है। जो सीरियस वाले हैं भैया वो तो भी किताबों क्लासेस से उनको टाइम नहीं मिल रहा होगा। कार्बन क्रेडिट स्लाइड, वैसे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा फ्रेंड्स, ये सारा कुछ मैं आपको दिलवाई देता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि मैं आपको कहा हुआ क्लास में नहीं किया हो? माय गॉड, काफी लिख लिया गाइस आज, धड़ाधड़ लिख लिया। एक क्लास में कितने पेजेस लिख लेते हो आप लोग? मुझे याद है मेरे जो ज्योग्राफी के फैकल्टी थे, बड़े वाले रजिस्टर में लिखता था मैं, सरकारी वाले रजिस्टर में, वो एक दिन में 20-20 पेज लिखा देते थे। ऐसा खत्म हो जाते थे हम लोग क्लास के बाद, 8 से 9 पेज बस। वो हमारे फैकल्टी लिखा देते भाई साहब, 20 पेज 3 घंटे में सब। और वो कोई रिपीट नहीं करते, एक बार बोल दिया, आप नहीं सुन पाए तो फिर साइड वाले से हम लोग टापते थे बाद में। 4 पेज, अरे बहुत कम लिखा था। मैं तो आपके लिए लिख देता हूँ ना, वो तो ऐसा सीधा डिक्टेट करना शुरू करते थे। पर क्या अमेजिंग टीचर, टीचर हो तो वैसा हो, ना तो ना हो। चलिए आगे बढ़िए, 8 बज गए, 2 मिनट बचे। जानते हो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात कॉन्फिडेंस में बताता हूँ, मैं एक फैकल्टी के साथ बात कर रहा था आज, और हमने पता है हम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि जब एनवायरमेंट का करंट अफेयर्स आता है ना, तब बहुत जल्दी ये सीविंग प्रोसेस हो जाता है सीरियस नॉन सीरियस वालों में, बहुत जल्दी। क्योंकि सीरियस वाले थोड़ा एफर्ट लगाएंगे समझने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नॉन सीरियस वाले ऐसे डर जाते हैं कि बाप रे क्या चल रहा है। पर अगर आप एक शाम थोड़ा लगाओगे ना बस ये सब टॉपिक्स पे, 6 महीने के लिए बस एक शाम लगाने की देरी। वन इवनिंग यू हैव टू सिट डाउन, पहले नोट्स, फिर आर्टिकल्स, फिर नोट्स, फिर आर्टिकल्स, फिर नोट्स, फिर आर्टिकल्स, डन। नोट्स आपका प्रिपेयर्ड, कॉन्सेप्ट तैयार। प्लीज रिप्लाई शेयर, बताइए कौन बुढ़ा सर जी? अरे नॉट एट ऑल। आपने यूपीएससी की कोचिंग कहाँ से की थी? समझ, मैं बाद में बताऊंगा आपको, पर्सनल चैट पे बता दूंगा, यहाँ पे इट विल नॉट बी प्रॉपर। आप भी डिक्टेट कर दो। नहीं नितिन, फिर काफी लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। जानते हो नितिन, क्लास होता ना तो इशू रह जाता है, मतलब इशू नहीं होता, क्योंकि आप लोग स्क्रीन के पीछे हो ना, तो एक क्लास का सेंस भी मुझे नहीं पता चलता कि कौन कितना आगे पीछे है, इसलिए लिखना पड़ता है। नहीं तो मेरे लिए तो और आसान है डिक्टेट करना। चलो ट्राई तो करते हैं डिक्टेट का, आइडिया तो उन्होंने अच्छा दिया भाई ने, ट्राई तो करते हैं। चलो क्लाइमेट जस्टिस में डिक्टेट करूंगा, जितना मुझे याद है। रेट्रीब्यूटिव, जनरेटिव, पूछिए भाई। एम्प्लॉयमेंट वॉशिंग राइट नाउ, ये डेंजर, आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना आप लोग ऐसा। चलो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। लास्ट का कॉन्सेप्ट आपका मैक्सिमम 20-25-30 मिनट लगेंगे, उसके बाद जाइए वीकेंड बनाइए आप भी। कार्बन जस्टिस, ये क्लाइमेट जस्टिस क्या, कार्बन जस्टिस क्या होता है, क्लाइमेट जस्टिस। चलिए मैं इसमें डिक्टेट करता हूँ, आप लिखिए क्लाइमेट जस्टिस। लिखिए फॉर क्लाइमेट जस्टिस, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए इसका एग्जैक्टली है क्या। ठीक, देखिए क्लाइमेट जस्टिस इज यूज्ड फॉर फ्रेमिंग, क्लाइमेट जस्टिस इज यूज्ड फॉर फ्रेमिंग एथिकल एंड, सर नो देयर इज नेटवर्क इशू, इट मोटिवेट्स अस टू राइट, ओके एज यू से फ्रेंड, जैसे आप बताओगे। लिखिए क्लाइमेट जस्टिस पॉइंट 1 CJ इज, लिखिए क्लाइमेट जस्टिस इज एन एथिकल एंड पॉलिटिकल इशू, इज एन एथिकल, political and social issue for fighting climate change. For example friends, हमको बताइए, let's discuss this थोड़ा सा 2 मिनट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किधर आया सबसे पहले? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमको बताओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझो ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले वेस्ट में आया, करेक्ट? ओके, कोल का एक्सेस सबको पहले किधर मिला? चलो वेस्ट से आया, कोल का एक्सेस वेस्ट को मिला, गुड। क्या मैं कह सकता हूं दैट बिकॉज ऑफ कोल एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन दोनों के मिश्रण के चलते इवेंचुअली जो पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ वाज कॉलोनियलिज्म। अब आप बोलोगे कैसे सर? हाँ, तो गो बैक टू योर हिस्ट्री लेसंस, जहां पे आपके हिस्ट्री के फैकल्टी ने आपको बताया होगा कि जब हम इन्वेडर्स के साथ हम सामने आमने सामने खड़े थे, हाँ, चाहे बैटल ऑफ बक्सर हो या जो भी हो, देयर वाज एन इनहेरेंट मिसमैच इन द फायर पावर। हमारे वालों के पास, या फॉरगेट फायर पावर, आप बिरसा मुंडा का एग्जांपल लीजिए, भगवान बिरसा मुंडा का, दैट ऑन वन साइड वो जब घिरे हुए थे, सामने वाले बुलेट चला रहे थे, उनके पास हथियार या जो भी था, हैंड वाले आर्म्स एंड एमिनेशंस थे। तो आप देख रहे हो कैसे ये दोनों मिलके एक सिस्टम डेवलप किया ऑफ कॉलोनियलिज्म, ऑफ सब्जुगेशन। देखो कैसे एनवायरमेंटल रिसोर्सेज डिक्टेट करती हैं मेरा पॉलिटिकल सिस्टम या मेरा से इंटरनेशनल रिलेशंस। और आपको ये भी पता है कि भाई ब्रिटिशर्स का रफली 200 साल का लूट है इंडिया में। सबने शशि थरूर का वो स्पीच देखा है जहां पे वो एक पर्टिकुलर अमाउंट कोट करते हैं। तो अब आप हमको बताओ, जब आज हम क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं, क्या हम इस बात को नजरअंदाज कर दें कि 200 साल तक हमारे रिसोर्सेज से आपने पॉल्यूट किया, हमें पॉवर्टी में रखा, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा कैपेसिटी डेवलपमेंट का मौका नहीं दिया, और आज आप कह रहे हो कि इंडिया एंड चाइना आर अमंग द लार्जेस्ट एमिटर्स। कितना जस्ट है, कितना वैलिड है ये आर्गुमेंट? ठीक है, फिर से मैं अगर मैं आपको बताऊं, एक बार पहले सोचो जो मैंने आपको बताया, डू यू अग्री और नॉट कि ये 200 साल का हिसाब कब होगा भाई? ये भी तो जवाबदेही बाकी है। आज जब ग्लोबल टेंपरेचर की हम बात कर रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टारगेट हम फॉर श्योर मिस करेंगे, फॉर श्योर मिस करेंगे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया अगले 5 साल में वी आर गोइंग टू क्रॉस दिस। अब अगला होगा कि 2 डिग्री के तो नीचे रख लो किसी तरीके से, विद कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस है। हाँ, तो इसका जवाबदेही कहां से आएगा? देख रहे हो, तो एक हिस्टोरिकल कॉनोटेशन भी है क्लाइमेट जस्टिस का, करेक्ट? इसके चलते जो आपका एक रेशियल सिस्टम डेवलप हुआ, फॉर एग्जांपल अपार्थाइड अफ्रीका में, करेक्ट, जहां पे कि व्हाइट्स के पास पावर था, ब्लैक्स के पास या नेटिव्स के पास पावर नहीं था, जो हमारे यहां भी था। अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी हुआ,
because one party had access to coal and industrial revolution while the other party did not. This is the central philosophy around climate justice, friends. कि आपको हिसाब देना पड़ेगा अगले पिछले 200 सालों का. अचानक से आके आप नहीं कह सकते कि अच्छा आओ कॉप में आओ हम लोग बैठ के फोटो खिंचाते हैं और बोलते हैं कि सबकी इक्वल रिस्पांसिबिलिटी. नहीं. इसलिए आपने सुना होगा इस टर्म को कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी. मतलब हाँ सामूहिक तो है ये प्रॉब्लम पर इक्वल रिस्पांसिबिलिटी नहीं है बाबू. गुरु तुम लोग का ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है. लियोनार्डो डिकैप्रियो डावोस समिट में प्राइवेट जेट में एमिशंस करते हुए जाएगा और बोलेगा कि वी शुड बी ग्रीन. तो ये डुप्लिसिटी ये हिपोक्रेसी को टेस्ट करना क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है. इसलिए क्लाइमेट जस्टिस आपको समझना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इफ यू गेट दिस तब अब इसमें लिखते चलिए कि क्लाइमेट जस्टिस अब देख रहे हो कैसे एक एथिकल बात है, एक पॉलिटिकल इशू है ये, सोशल, क्योंकि इसी कोल और इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते आपके पावर सिस्टम्स डेवलप हुए, चाहे वो अपार्थाइड हो. हाँ? आज के टाइम आपने पढ़ा फॉर एग्जांपल द एसे कीबोर्ड डिस्प्यूट. आपने न्यूज़ में देखा होगा एसे कीबोर्ड डिस्प्यूट. करेक्ट. वेनेजुएला और गयाना के बीच में चल रहा है आई बिलीव. करेक्ट. इस डिस्प्यूट का रूट कॉज क्या है? वंस अगेन द गवर्नमेंट ऑफ यूके. आप सोचो इजराइल पैलेस्टाइन, इस डिस्प्यूट का रूट कॉज क्या है? वंस अगेन द गवर्नमेंट ऑफ यूके. करेक्ट. डू यू रियलाइज बिकॉज दे हाउ वर दे द डिसीजन मेकिंग बॉडी. ऐसा क्या उन्हें खूबी था कि जहां भी हमने ग्लोबली रायता फैला हो ये कंट्री रहेगा हमेशा, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे इवन इंडिया चाइना हो. इनका रायता सर्व जगह है, हर जगह मिलेगा. ऑमनीपोटेंट, ऑमनीसिएंट, ऑमनीप्रेजेंट है. क्यों? क्योंकि रायता फैलाने का कैपेबिलिटी इन्होंने खुद हासिल किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू. तो सोशल प्रॉब्लम तो बनता ही है. उनके डिसीजंस का खामियाजा आज तक लोग भुगत रहे हैं. करेक्ट. तो इसी कॉन्सेप्ट को क्लाइमेट जस्टिस कैप्चर करता है. ठीक है. अगर आपको ऐसे की डिस्प्यूट का हिस्ट्री पता होगा, आपको पता होगा कि वेनेजुएला और गयाना उस टाइम ब्रिटिश कंट्रोल में होते थे और जब ब्रिटिश गए तो गयाना वालों का ब्रिटिश से लेना देना नहीं था, बातचीत बंद था. ठीक है. तो उन्होंने दिया रिस्पांसिबिलिटी किसी और को. किसको दिया? उसने जाके पूरा का पूरा मैस अप कर दिया. समझ रहे हो? इसके बारे में पढ़ो, आप समझोगे द लिंकेजेस कि कैसे पावर सिस्टम्स डेवलप होती हैं. अब लिखिए यहाँ पे. इसलिए ना मतलब सवाल आएगा ना तो सब ऐसे लंबा लंबा हाकने वाले हैं, पर आपको यहाँ पे एविडेंस देना पड़ेगा बहुत सारा. ठीक है. क्लाइमेट जस्टिस लुक्स एट क्लाइमेट इशू फ्रॉम अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव. लार्जर पर्सपेक्टिव से दिखता है. सिर्फ क्लाइमेट के लेंस से हम नहीं देख रहे हैं. ओके. नॉट जस्ट एज एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. नंबर थ्री लिखिए क्लाइमेट जस्टिस का तीसरा कॉन्सेप्ट, द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज is disproportionately felt by developing countries या global south. लो भाई सोने पे और सुहागा. एक तो हमें आपने दबा के रखा, सब्जुगेशन के अंदर रखा, और आज हम क्या देख रहे हैं कि आपके एमिशंस के चलते मोस्ट ऑफ द क्लाइमेट इवेंट्स, कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स आर हैपनिंग विद द पुअर नेशंस. तो नहीं होता जिसको कहते हैं कि डबल वैमी है ये. करेक्ट. आप सोचो, आप खुद ही जानते हो कि सबसे पहले कौन डूबेंगे? अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स. अब अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स वो छोटे-छोटे स्टेट्स. कौन सा उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट चलाया? कौन सा उन्होंने कोल एक्सट्रैक्शन किया? कुछ नहीं किया उन लोगों ने. करेक्ट. पर सबसे पहले तो वो सूली पे चढ़ने वही जा रहे हैं. तो ये अनजस्ट है. इसी क्वेश्चन को ये एड्रेस करता है. ठीक है. नंबर 4 लिखिए. समझ रहे हैं फ्रेंड्स? आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको फील करना पड़ेगा. यहां से सोचना पड़ेगा. क्लाइमेट जस्टिस के लिए ना इधर से सोचना पड़ेगा. यू हैव टू थिंक लाइक अ पर्सन फ्रॉम अ पुअर कंट्री. ठीक है. जितना भी आप हो सकता है आप घर पे आपका लैम्बोर्गिनी हो, पर 2 मिनट के लिए लैम्बोर्गिनी से बाहर निकलो और सोचो कि कितना पर्टिनेंट है ये. अब बुगाटी वेरॉन से निकलो और आगे देखो. चलो नंबर 4. इसको कहते हैं लुक पास्ट योर प्रिविलेज. हम लोग सब हमेशा प्रिविलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं. नंबर 4 लिखिए वहां पे. क्लाइमेट जस्टिस इन्वॉल्व्स और उसके बाद इसके डिफरेंट पॉइंट्स लिखिए. कौन-कौन से पॉइंट्स हमें इसमें इंक्लूड करने हैं. ठीक है. इसमें लिखिए सोशल, इकोनॉमिक, लिखिए सोशल, इकोनॉमिक, जेंडर, इंटर एंड इंट्रा जनरेशनल इक्विटी एटसेट्रा. मुझे बताओ गाइस, जेंडर कैसे क्लाइमेट जस्टिस मेल फीमेल को अलग-अलग इंपैक्ट करता है? सोचिए थोड़ा. क्या महिलाओं को क्लाइमेट चेंज ज्यादा इंपैक्ट करता है? हाँ या ना? देखें कितने लोग यहाँ पे एम्पैथेटिकली सोचते हैं, पता चलेगा. क्या महिलाओं को क्लाइमेट चेंज ज्यादा इंपैक्ट करता है मेल से? हाँ या ना? यस. जिनको लग रहा है सर कैसे, क्या लॉजिक बता रहे हो सर? देखो गांव में, देहात में, विलेज में, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको. हाँ? आपने देखा होगा बिफोर स्वच्छ भारत अभियान फीमेल्स वॉशरूम यूज करने के लिए, यूरिनल या जो भी वेस्ट के लिए वो जाती थी जंगल. करेक्ट. या आज भी आप देखोगे कि फीमेल्स का काम होता है कि जाके पानी भरो, पानी लाओ पानी के स्रोत से. हाँ, या वॉशरूम के लिए जंगल जाओ, अकेले फील्ड्स में कहीं पे जाओ. क्या हो रहा है बताइए? अगर वो पानी लाने जा रही है और आप देख रहे हो कि आपका सरफेस टेंपरेचर बढ़ते जा रहा है, आपके ड्राई डेज बढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, तो क्या होगा? क्या उसको और ज्यादा दूर जाना पड़ सकता है पानी लाने के लिए, या उसके लिए और कठिन होगा ये पानी लाने का प्रोसीजर? ऑफ कोर्स मेल्स को तो नहीं, मेल्स का तो अलग रिस्पांसिबिलिटी होता है. फॉर एग्जांपल इन अ ट्रेडिशनल इंडियन होम. सो कैन आई से दैट क्लाइमेट चेंज इज एडवर्सली अफेक्टिंग माय फीमेल्स मोर देन माय मेल्स? एब्सोल्युटली. देख लो कैसे छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं. अभी इंटर जनरेशनल इक्विटी मतलब क्या? इंटर जनरेशनल मतलब क्या? जो गांधी जी कह के गए. गांधी जी क्या कहे कि इवेंचुअली यू सेव द अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवनस नीड्स, नॉट फॉर एवरीवनस ग्रीड. बड़ा डायलॉग है, सब ऐसे कोट में चिपकाते हैं. क्या है कि बचाओ, कंजर्व करो, सब अपने लिए मत खर्च कर दो, आगे वालों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी रखो. वो हो गया इंटर जनरेशनल. जैसे आपके कॉलेज स्कूल में हुआ होगा इंटर क्लास कोई कंपटीशन. हाँ, मैकेनिकल के बंदे इलेक्ट्रिकल के बंदों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं. हाँ, कंप्यूटर वाले बंदे बायोटेक्नोलॉजी के एक दो बंदे जो उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं. करेक्ट. वो गया इंटर. इंट्रा मतलब विदिन. अब हमारे आपके बीच भी करेक्ट इक्विटी थोड़ी ना है. आज के टाइम पे भारत के काफी जगहों पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का क्रंच है, काफी जगह पे सरप्लस है, काफी जगह पे पानी का क्रंच है, काफी जगह पे सरप्लस है. यहाँ पे अभी देखो दिल्ली में हवा खत्म है. आप लोग कोई डाउन साउथ का होगा या कोई साइड एमपी के होंगे, आपके पास अच्छा हवा होगा, नॉर्थ ईस्ट के होंगे अच्छा हवा होगा. तो देख लो इंट्रा जनरेशनल इक्विटी भी नहीं है. अब मैंने क्या गलत किया कि मैं इस गंदे हवा में आ रहा हूँ? कोई गलत नहीं किया, पर मैं रह रहा हूँ.
आपने क्या गलत किया कि आपको भाई वहां पे पानी का अभाव है, मुझे नहीं है, कोई गलत नहीं किया, पर आप रह रहे हो। तो भैया इंट्रा जनरेशनल इक्विटी भी हमें चाहिए और इंटर जनरेशनल इक्विटी भी चाहिए। क्लाइमेट जस्टिस का वही तात्पर्य है, ठीक है, समझो इसे, लिखो इधर, लेट्स राइट डाउन पॉइंट्स। आप समझोगे ना, दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, पर पॉइंट्स लिखना जरूरी है। नहीं तो यहाँ पे जनता क्या करेगी पता है, लंबा लंबा ऐसा हाथने की कोशिश करेगी, भाई वो देख रहा है विनोद अंग्रेजी बोल बोल के कैसे कंफ्यूज किया जाता है, वही चलेगा उसके बाद आंसर में कि लिखा 200 250 वर्ड पर पॉइंट एक भी नहीं लिखे। गेटिंग इट फ्रेंड्स, दैट वन टू अरे किसी ने नोटिस भी किया विकल्प ने, नॉट बैड विकल्प, आप बहुत कीनली सुन रहे थे अरे हमारे बैच में बस एक दो थे इसलिए उनको ऐसा, दे लवली पीपल। लिखिए क्लाइमेट जस्टिस के 4 पॉइंट होते हैं, लेट्स जस्ट राइट डाउन द 4 पॉइंट्स एंड देन आई लेट यू गो। 4 पॉइंट्स, नंबर 1 अच्छे करो नंबर 1 लिखिए द प्रोसीजरल क्लाइमेट जस्टिस, प्रोसीजरल क्लाइमेट जस्टिस, ओके मैं आपको सारा मीनिंग बता दूंगा। प्रोसीजरल क्लाइमेट जस्टिस। नंबर 2 लिखिए डिस्ट्रीब्यूटिव क्लाइमेट जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव क्लाइमेट जस्टिस, ये सीजे लिखते हैं मुझे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो याद आ जाता है, पता नहीं कैसे सीजे ही होता है। नेक्स्ट थर्ड लिखिए रिकॉग्निशन क्लाइमेट जस्टिस, और नंबर 4 सेम मुझे लग रहा था काफी लोगों को ऐसा लग रहा होगा। नेक्स्ट लिखिए इंटर एंड इंट्रा जनरेशनल, इंटर प्लस इंट्रा जनरेशनल क्लाइमेट जस्टिस। इनका हम बस पॉइंट्स लिखेंगे यहीं पे, ठीक है। लिख लीजिए प्रोसीजरल क्या होता है, एक शब्द में आपको समझाऊंगा व्हाट इज प्रोसीजर। यहाँ लिखिए फेयर, जो सारे क्रिटिसिज्म हमने देखेंगे फेयर, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट, जो कि हमारा अभी तक काफी सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज नहीं है। फेयर, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सबसे पहला सबको दे हैव टू कम टू कंसेंसस, ठीक है। जो करंट मामला चल रहा है ना उसमें कंसेंसस बिल्डिंग बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप एक कट ऑफ नहीं तैयार कर पा रहे हो। पहले तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स भी जो हमने किया उस हिसाब से तो फिर चाइना आपका है ही नहीं उसमें, चाइना का सारा ग्रोथ 1950 के बाद आया है, उनका ग्रेट लीप फॉरवर्ड तो अभी 70-80 में हुआ था। आप सोचो क्या कोई सिस्टम आप डेवलप कर सकते हो जहां पे आप चाइना को अकाउंटेबल ना ठहराओ, इतना ज्यादा उसका मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है पिछले 40 सालों में, डेन शाओपिंग जब से आया था, करेक्ट। नेक्स्ट लिखिए डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, हाउ द कॉस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर शेयर्ड, हाउ द कॉस्ट प्लस बेनिफिट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज शेयर्ड, ओके। थर्ड लिखिए रिकॉग्निशन क्लाइमेट जस्टिस, इसमें क्या है, यू जस्ट गो अहेड एंड आइडेंटिफाई वल्नरेबल ग्रुप्स एंड जेंडर्स, वल्नरेबल स्टेकहोल्डर्स, फॉर एग्जांपल अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, सबसे वल्नरेबल है वो भी, ओके। और लास्ट वाला लिखिए इंटरजेनरेशनल क्लाइमेट जस्टिस, जो क्या आया था आपका ब्रूंटलैंड रिपोर्ट में, ब्रूंटलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, ब्रूंटलैंड रिपोर्ट इन द ईयर 1978 लिखिए उधर, ओके 1987 सॉरी, आवर कॉमन फ्यूचर, इस रिपोर्ट का नाम था ये, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं द पिलर्स ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, ओके। गेटिंग फ्रेंड्स, दो और लिख सकते हो चाहो तो, ई और एफ भी लिख लो। एक तो अपना सोशल जो जस्ट ट्रांजिशन है वो भी लिख लीजिए, ई जस्ट ट्रांजिशन, जो कि सीबैम नहीं कर रहा है, वो जस्ट नहीं है, ठीक है, ऑपोजिट ऑफ व्हाट सीबैम इज डूइंग। सीबैम तो एक स्कैम है भाई, आप वो पैसा अगर वापस लगाते ना उन सब कंट्रीज ने तो मैं उसका सबसे बड़ा फेवर करता, पर उन्होंने वो पैसा वो अपने ट्रेजरी में रखने का सोच लिया, वो गलत हो गया थोड़ा, ठीक है। नंबर 4 लिखिए, लास्ट वन एफ, एफ एफ लिखिए, कहाँ है जरावास, कहाँ मिलते हैं इंडिया में, शॉम्पेन जरावा ये कहाँ मिलते हैं, कितने लोगों ने देखा वो काला पानी आया था नेटफ्लिक्स पे, बताओ। निकोबार में शॉम्पेन भी मिलते हैं ना उधर, तो वही है, आप सोचो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हाँ वो बेचारे तो अभी तक कुछ उनको पता ही नहीं है कि बाहर में क्या चल रहा है, पर फेयर पॉसिबिलिटी कि अगले 50 साल में उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हाँ तो क्या गलती है उनकी, वो पार्टी को तो पता ही नहीं, इग्नोरेंस इज ब्लिस में जी रहे वो, पर आपको पता है कि वो वल्नरेबल ग्रुप में वो सबसे पहले हिट होंगे इसके चलते, करेक्ट। तो क्या ये दायित्व नहीं बनता है ग्लोबल कम्युनिटी का कि ये सारे इंडिजिनस कम्युनिटीज को हम जाके प्रोटेक्ट करें, उनको एडेप्टेशन मेजर्स मिटिगेशन मेजर्स में इन्वेस्ट करें, करेक्ट। और विल इट बी एन अनजस्ट क्रिएशन कि अगर वो लोग सारे ऐसे हम और आप पेट्रोल डीजल जलाए, गोरे कोल जलाए और मर रहे उधर जराबाज, गेटिंग इट फ्रेंड्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांट यू टू गो अहेड एंड रीड अबाउट, दिस इज मोर और लेस योर क्लाइमेट जस्टिस का पूरा कांसेप्ट, okay. With this we have finished more or less your climate resilience, climate adaptation, mitigation is standing completed, okay. Now what I want you to do is एक काम करेंगे आप, पहले तो कल का क्लास आज का क्लास नोट मेकिंग कंप्लीट करिए और उसके बाद पूरा चीज पढ़ डालिए, टॉप टू बॉटम एक सीक्वेंस में लिखा है मैंने, ऐसे आधा आधा करोगे ना तो वैसे सीरीज जैसा लगेगा आपको इनकम्प्लीट, पहले फिनिश करो एक बार पूरा चीज पढ़िए, उसके बाद जो सारे हमने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आपको बताए, फॉर एग्जांपल सीबैम के बारे में, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया क्लाइमेट जस्टिस के बारे में, जस्ट गो अहेड एंड सर्च फॉर एनी आर्टिकल एक्सेप्ट हिंदू एंड एक्सप्रेस, हिंदू एंड एक्सप्रेस आप एनीवेज पढ़ चुके होंगे, गो अहेड एंड सजेस्ट, मैं आपको दो वेबसाइट में से बता देता हूं, शायद भाई दीपक कह रहे थे, दो वेबसाइट है, एक है ओआरएफ जो आपके बहुत काम का है, ठीक है, और क्लाइमेट जस्टिस के लिए एक वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, उसका जाके थोड़ा सा क्लाइमेट जस्टिस के उसके आर्टिकल्स एक दो बस देखना, ठीक है, वो आपको बहुत क्लैरिटी देगा एंड इंक्लूड पॉइंट्स फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, ठीक है। क्लाइमेट जस्टिस का एक आर्टिकल, एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर क्लाइमेट जस्टिस, सेंटर फॉर क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है, ये एनजीओ है, सॉरी थिंक टैंक्स है, ओआरएफ तो भाई राइजिंग डायलॉग वाला थिंक टैंक है, इनके आर्टिकल्स एक बार जाके सर्च करो, वहां से आप इंक्लूड करिए मुद्दा अपने नोट्स में, ठीक है। चलिए विद दैट विल रैप दिस क्लास अप, बिफोर आई गो माय फ्रेंड्स, फर्स्टली माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ
जो भी आपका फीडबैक रहा हो मेरे लिए, अच्छा, बुरा, न्यूट्रल, डज़ नॉट मैटर। आप स्टूडेंट हो। नए साल की मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ कि आने वाला साल आपके लिए लाइफ़ चेंजिंग, कि जिस मुकाम पे जाने के लिए आप निकले हो, वहाँ तक पहुँचो आप, ठीक है? पेरेंट्स को भी राहत दो, स्टेबिलिटी लो लाइफ़ में, आगे बढ़ो, ठीक है? तो एज़ अ टीचर दैट्स ऑल आई कैन होप फॉर यू, विश फॉर यू, प्रे फॉर यू और मैं आपसे मिलूँगा अगला अब मंडे शाम 6 बजे, ठीक है? बेस्ट विशेज़ ऑल, नए साल के बेस्ट विशेज़, जाओ, मेरा पूरा आशीर्वाद है, मन लगा के पढ़ो, फलो-फूलो और मार्क्स लाओ तोड़ के 125 से कम ना लाओ प्रीलिम्स में, ठीक है? चलो, मैं आपसे मिलूँगा मंडे शाम। बाय फ्रेंड्स।
सॉरी एमिशंस गैप रिपोर्ट। तीसरा कौन सा है जो यूएनईपी का मेजर रिपोर्ट रहता है, नॉट कीपिंग इट कूल बाबू, कीपिंग इट कूल तो हो गया, ठीक है। हाउएवर देयर आर मेनी इश्यूज, उसके बाद हम इश्यूज लिख रहे हैं। थर्ड पॉइंट ये देखिए, हमने बस इतना लिखा हाउएवर देयर आर मेनी इश्यूज, लॉस एंड डैमेज और क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेके क्या क्या इश्यूज हैं, तो वो हम नोटिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हमने सबसे पहले कि लैक ऑफ कंसेंसस है, कौन पैसा देगा सबसे, ओके। तो इसके हिसाब से इनका जो कहना है कि इवेंचुअली हमें इसका ब्रेकअप कैसे करना है, अंडरस्टैंड करना थोड़ा ध्यान से कि ये जो $500 बिलियन है ये कैसे ब्रेकअप किए जाएंगे, डॉलर 500 बिलियन, हाउ विल दिस बी ब्रोकन अप, ओके। तो यहाँ पे लिखिए $500 बिलियन में सबसे पहले मिटिगेशन के लिए 250 बिलियन, देखना कैसे सब कुछ कवर हो जाएगा यहाँ पे। मिटिगेशन के लिए $250 बिलियन, क्या भी हो गया यार, रॉन्ग साइड ऑफ 30s पे जाओ, क्या हो रहा है।